हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी का स्वागत करते हैं दुर्गेश एकेडमी के इस परिवार में। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, एक बात याद रखना कि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यकीन मानो उसकी संख्या करीब करीब 15 से 20 होते हैं। और हमने आपको एक 400 प्लस यानी कि करीब 20 पेज का जो है एक एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने करंट अफेयर दिया है, जैसे कि दुर्गेश सर के करंट अफेयर। आपने ऐसा वाला जरूर देखा होगा और हमने एप्लीकेशन पे भी आपको अवेलेबल करवा दिया है दुर्गेश सर के फर्रे वाले सेक्शन में। तो ये जो 400 एमसीक्यू हमने दिया है, यकीन मानो आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है यहां से देखने को मिल सकते हैं। अब हम यह किस बात के आधार पर कह रहे हैं, तो जो हमारा कंटेंट है और हमने करीब 1 साल को कवर जो किया है, कितने हमने करीब करीब 1 साल को पूरा कवर किया है और उसी में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते थे वो हमने उठाया। एक बात याद रखना कि अभी जो हम जितने भी करंट अफेयर करवाएंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर 2025 का होगा। तो मैं कुछ डेटा जो है वो डेटा 2025 के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा, जैसे कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में वर्तमान में कितने हैं और पहले के दिन पहले थे 85वां, यानी कि 2025 में वर्तमान में चेंज हो गए। वहीं पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अभी वर्तमान में 157वां, पहले थे 151वां। तो आप इन दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाद बाकी हम हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से जो है आपको कवर करवाते चले जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, तो आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी लोग काम करना, वो ये काम करना कि आराम से जाकर के ये जो फर्रे है हमारा दुर्गेश सर का, वो जरूर एप्लीकेशन से निकलवा लेना। ये यहां पे मिल जाएगा दुर्गेश सर के फर्रे वाले सेक्शन में, हमने ऑलरेडी इसे अपलोड करवा दिया, ठीक है। ये वाला आपको मिल जाएगा, ये शायद आपने शायद देखा भी होगा, और ये वाला पूरा का पूरा मिल जाएगा। और ये निकलवा करके एक बार जरूर पढ़ लेना। मैं यकीन के साथ कहता हूं ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो एक बार जोर से हो जाए जय भवानी, हो जाए, और फिर हम इस पूरे का डिस्कशन जो है, इसमें जो हमने क्वेश्चन दिया उसी का डिस्कशन यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत करते हैं, जितने भी लोगों, नीतीश, हरिकेश, अरुण यादव, अरुण, मनीष, ओमकार जी, आपका भी स्वागत है, रुवीना, रोहित, मनोज, अंगारा, राकेश, कुरुक्षेत्र, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस क्लास में। और एक एक पॉइंट करके हम सब कुछ को क्लियर करते रहेंगे। और याद रखिएगा, दुर्गेश सर का फर्रा मतलब आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने का अंतिम रामबाण होने वाला है। तो क्या आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए? हाँ ना? बस आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है ना, ये पीडीएफ जो हमने दिया उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेना और अपने बगल में रखते चलना। और हाँ, एक दो काम करना, पहले तो पीडीएफ अपने बगल में रखना, और दूसरा जो है, दूसरा आप अपने बगल में कॉपी रखना। क्योंकि जब आप, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखना और सॉल्यूशन लिख करके जो है ऐसे सॉल्व करते चलना। हम करीब करीब कोशिश करेंगे कि एक दिन में 60 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन के आसपास डील करते हुए चले, और उसके बाद जो है आप उसका जो है सॉल्यूशन भी आपके पास हो, तो आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे, ठीक है? ये बात करोगे? हाँ ना? ये काम करोगे? ये काम करोगे, मुझे बताओ, हाँ ना? तो ये दो काम जरूर करना। बाद बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। अब यहां पे देखना कि हाल ही में राबू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका है? पार्श्व गायिका मतलब क्या होता है? प्लेबैक सिंगर। क्या प्लेबैक सिंगर जो है ये हो जाता है। अच्छा, प्लेबैक सिंगर कौन है, कौन सी भाषा की हो जाती है? तो यहां पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा तेलुगु भाषा की हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे आपको पता होगा कि पंकज धीर नामक तेलुगु, यानी कि पंकज धीर नामक जो है एक और व्यक्ति हुए, पंकज धीर नामक, इनका भी निधन हुआ है। और ये महाभारत जैसे, महाभारत का नाम तो सुना ही होगा, महाभारत जैसे नाटक, यानी कि महाभारत जैसे एक होता है ना कि सीरियल, उसमें कर्ण का रोल निभाया है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें राबू बाला सरस्वती, ये जो राबू बाला सरस्वती है ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण महिला हो जाती है। बाला सरस्वती कौन? राबू बाला सरस्वती। इसके बारे में जब आप एक चीज याद रखोगे तो ये तेलुगु सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी। किसकी? तेलुगु सिनेमा की, तेलुगु सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका हो जाती है, ठीक है। सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका।
तो पार्श्व गायिका मतलब आपको समझ में आया क्या, प्लेबैक सिंगर जो है ये, हालांकि ये महिला थी, इसीलिए एक बात याद रख सकते हो, ये AIR की पहली लाइट म्यूजिक सिंगर, AIR मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया रेडियो की पहली लाइट म्यूजिक सिंगर जो है इनको कहा गया। अच्छा दूसरी बात ये है कि इन्होंने शुरुआत 1943 में किया था। कब शुरुआत जो है वो 1943 में किया था, और इनकी पहली जो सीरियल में इन्होंने गाना गाया था उसका नाम क्या था, धन लक्ष्मी। क्या नाम था, धन लक्ष्मी जो है इनका पहला सिंगल पहला था। कौन सा, धन लक्ष्मी। समझ आ रहा है, हाँ ना। इनका पहला सीरियल में जो गाना था वो कौन सा, धन लक्ष्मी। सीरियल जो है वो भाग्य लक्ष्मी, सॉरी धन लक्ष्मी नहीं, भाग्य लक्ष्मी। आपने सीरियल शायद देखा होगा, भाग्य लक्ष्मी में इन्होंने अपना रोल निभाया था। तो कहीं ना कहीं अच्छा इनकी निधन कौन से वर्ष में हुआ, तो 97 वर्ष की आयु में जो है वो 97 वर्ष के आयु में इनकी निधन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे भी याद रख सकते। तेलुगु, मुझे बताना भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य, कमेंट बॉक्स में छाप दोगे। हमने कहा कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, है ना। साइंस से करवाए सर क्वेश्चन ज्यादा, अरे ये तुम करंट अफेयर करो ना, करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपसे पूछा कि क्या पूछा, तो मैंने कहा भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हो कि तेलुगु भाषा के आधार पर जो है वो कौन सा राज्य गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश गठन हुआ था। अच्छा यहीं पे एक चीज और आप याद रखना, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत में टोटल ओवरऑल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। मैंने कहा कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कितनी हो जाती है, भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है, आप मुझे बता सकते हो, है ना। 11 हो जाता है। कौन कौन सा, तो भारत में शास्त्रीय भाषा 11 है। अच्छा कौन कौन सा हो जाता है, तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, ये पहले 6 थे। कितने, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू और संस्कृत, ये पहले 6 हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो है वो असमिया, बंगाली, यहाँ पे गौर से देखना, असमिया, अभी वर्तमान में कौन कौन सा ऐड किया गया, असमिया, बंगाली के अलावा प्रकृत, कौन सा, प्रकृत, और प्रकृत के अलावा जो है आपको पता होगा पाली भाषा, और एक और भाषा का नाम आप मुझे बताओ, तो वो कौन सा भाषा हो जाता है, मराठी भाषा। तो ये जो है हमारा शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है। तो टोटल वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना हो जाता है, तो 11, 5 इधर 6 इधर, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, असमिया, बंगाली, प्रकृत, पाली भाषा हो गया, और यहाँ पे मराठी भाषा हो गया। तो इन सब को मिला करके आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ ना, बोलो जल्दी से, क्लियर है सारी बातें, हाँ ना, क्लियर है, बोलो। तो आप लोग क्या करना, एक साइड में करंट अफेयर का जो हमने नोट्स दिया है वो रखना, दूसरे साइड में जो है आप एक कॉपी किताब रखना और उसमें नोट्स बनाते चलना, सॉल्यूशन के फॉर्मेट में लिखते चलना, ठीक है ना। चलिए समझ आ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि रावू बाला सरस्वती के निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ, रावू बाला सरस्वती की निधन कितने वर्ष के आयु में हुआ, 97 ईयर के आयु में हुआ। ये तेलुगु सिनेमा की पहली प्लेबैक सिंगर थी, यानी कि पहली पार्श्व सिंगर हो जाती है। दूसरी बात, इन्होंने अपना पहला म्यूजिक किसमें दिया, भाग्य लक्ष्मी 1943 में जो है इन्होंने दिया था, और वहीं से इनकी जो है वो करियर की शुरुआत होती है। इन्हें AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो का लाइट म्यूजिक सिंगर भी कहा गया। क्या कहा गया, लाइट म्यूजिक सिंगर, लाइट म्यूजिक सिंगर भी कहा जाता था, ठीक है। वहीं पे पंकज धीर व्यक्ति थे, वो महाभारत में कर्ण का रोल निभाए थे। आपने देखा होगा कि मेरे पिताश्री से कहिएगा कि उनका, अच्छा वो तो अभिमन्यु का रोल था, आपने देखा होगा ना, कर्ण वाला रोल बहुत सारा देखा होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो भारत में टोटल, हमने कहा भारत में टोटल कितने शास्त्रीय भाषा की संख्या, 11। भारत में टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11। पहले कितने थे, पहले 6 थे, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। कौन कौन से, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू और संस्कृत पहले 6 थे। उसके बाद असमिया, बंगाली, प्रकृत, पाली और मराठी जो है इसे बाद में ऐड किया गया था। अच्छा मुझे बताना, भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो जाती है, भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, यहां पे
हाल ही में हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? हम यहाँ पे जो भी सूचकांक बताएंगे वो 2025 के अनुसार, 2025 के अनुसार किसे कौन सा रैंक मिलता है, यहाँ पे गौर से देखना। तो यहाँ पे हेनरिच AI में कौन सा मिला है? तो यहाँ पे 23वां स्थान मिला है। कौन सा? 23वां स्थान मिलता है। अच्छा, हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाता है, मुझे बताओगे? हंगर इंडेक्स में 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो 2025 के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान हो जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो तो बता देना। तो वो 102वां स्थान हो जाएगा। कौन सा? 102वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कौन सा? हेनले पासवर्ड इंडेक्स में 2025 के अकॉर्डिंग 85वां स्थान। कौन सा? हेनले पासवर्ड इंडेक्स, हेनले पासवर्ड इंडेक्स में 2025 के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? 85वां हो जाएगा। एंड देन इसी में अगर हम बात करें तो कौन सा? करप्शन के अंदर भारत का स्थान कौन सा हो जाता है? करप्शन इंडेक्स की बात करें तो करप्शन इंडेक्स के अंदर जो है वो भारत का स्थान 86 नंबर का हो जाता है। कौन सा? सॉरी, 96 नंबर का हो जाता है 2025 के अकॉर्डिंग। कौन से? तो 96 नंबर पे आता है। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कौन सा? तो 151वें नंबर का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। अच्छा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा? 151वें नंबर पे आता था, लेकिन अभी वर्तमान में 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग चले तो 157वें नंबर का जो है वो आ जाता है। तो हम ये 2025 के अकॉर्डिंग कुछ डेटा बता रहे हैं, हालांकि 2026 वाला जो है हम आगे आगे धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? यहाँ पे देखना, पीस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो कौन सा हो जाता है? पीस इंडेक्स में 115वां स्थान हो जाता है 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है, अच्छा, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाता है? 118वां। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में कब 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा स्थान है, मुझे बता सकते हो? बताओ, हाँ ना? तो यहाँ पे 118वां स्थान हो जाता है। तो ये सारे के सारे डेटा जो है वो हम 2025 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ना कि नया डेटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, STI की बात करें तो सस्टेनेबल, यहाँ पे सतत व्यापार यानी कि सस्टेनेबल ट्रेड सूचकांक जो है यानी कि इंडेक्स STI 2025 की बात करता है, यानी कि सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 की बात करता है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है वो 23वां स्थान मिला है। किसमें? STI यानी कि सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग जो है भारत का स्थान कौन सा हो जाता है? तो 23वां स्थान हो जाता है। ठीक है, हाँ ना? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड यह रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। किससे? आर्थिक, सामाजिक और, यहाँ पे हमने बताया क्या? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से रिलेटेड यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। क्लियर है ना? तो इस बात को भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि साइमी जलीय कृषि मॉडल को खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO मतलब क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। क्या? ऑर्गेनाइजेशन याद रखोगे, हाँ ना? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या करता है? तो ये अपना रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें FAO, क्या हुआ? कुछ दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत है? ओके, यहाँ पे बताना, FAO को सामान्यता मिली है कहाँ पे? सुंदरबन। बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? सुंदरबन हो जाएगा। अच्छा, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ना, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे? आपको ये भी पता होगा कि ये वेस्ट बंगाल में है और ये दूसरा सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला स्थान हो जाता है। सेकेंड सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला भारत में, सबसे अधिक टाइगर वाला नेशनल पार्क है। कौन सा? टाइगर वाला नेशनल पार्क। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी विशेष तौर पर याद रख सकते हो। सही में यानी कि सुंदरबन, और कोई दिक्कत है नहीं ना? तो आप इसे भी याद रखना। जलीय कृषि संगठन से मान्यता मिली है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया? सुंदरबन बताया। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील बिहार का रामसर साइट है। किसका? बिहार का रामसर साइट हो जाता है। अच्छा, बिहार में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी हो जाती है जी? तो यहाँ पे 6 हो जाता है। कौन कौन? तो सबसे पहले कांवरताल झील है, यहाँ पे बताओ कांवरताल झील। दूसरा की बात करें तो दूसरा हो जाता है नागी डैम, और नागी डैम के बाद तीसरा जो है वो नकटी डैम हो जाता है।
अच्छा नागी डैम, नकटी डैम, उसके बाद अगर हम बात करें तो और कौन सा हो जाएगा, कांवरताल झील, नागी डैम, नकटी डैम एंड देन चौथा की बात करें तो यहाँ पे गोकुल जलाशय हो जाता है। कौन सा, गोकुल जलाशय हो जाता है। गोगा बिल यानी कि गोगा बिल, गोगा बिल जो है गोगा बिल हो जाता है। एंड देन अगर हम बात करें तो और कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे उदयपुर झील जो है उदयपुर झील भी हो जाता है। कौन सा, उदयपुर झील। 1 2 3 4 5 6, यही 6 जो है ये हो जाता है। ठीक है, हाँ ना। तो ये 6 के 6 क्या है, तो ये अब 100 हो गए, आज ही बढ़े। हाँ, तो बिहार में रामसर साइट की संख्या कितने हैं, तो ये 6 रामसर साइट की संख्या है। तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील कहाँ पे हो जाता है, बिहार के 2 रामसर साइट हो जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन ISFR 2023। अच्छा, यहाँ पे जो सुंदरबन है इसी वेस्ट बंगाल में जो है वो मैंग्रोव वन भी पाया जाता है। कौन सा, मैंग्रोव वन भी पाया जाता है। अच्छा, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, तो सबसे अधिक टाइगर, दूसरा सबसे अधिक टाइगर वाला स्थान हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट की बात करें तो कोल्ड डिजर्ट जो है, इसे कोल्ड डिजर्ट को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। किसको, कोल्ड डिजर्ट जो है इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अच्छा मुझे बताओ, भारत में टोटल यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है, 44 है। कितना, 44 है। अच्छा, 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से एकमात्र मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, अगर आप मुझे बता सकते हो तो बताओ। और सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में। कौन सा स्थान पे है भाई, राजस्थान में सांभर झील हो जाता है, जो कि खारे पानी का भी एक झील हो जाता है। ठीक है, हाँ ना। तो यहाँ पे मैंग्रोव वन संरक्षण प्लस झींगा व्यापार को जो है ये FAO के तहत, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत झींगा के उत्पादन को भी बढ़ावा देने की बातें कर रहा है। किसका, झींगा के उत्पादन को बढ़ावा देने की भी बातें कर रहा है। क्लियर है, हाँ ना। चलो, तो ये भी बातें क्लियर है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कहता है हाल ही में तीसरी भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ हुई है जी, तो उस्तान में हुई है, नहीं। नई दिल्ली में हुआ है, नहीं। दुशांबे में हुई है, नहीं। ये बताओगे ये कहाँ पे हुई है, मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताओगे, हाँ ना, बताओ मुझे। चलो, तो थर्ड बैठक जो है, यानी कि थर्ड बैठक कहाँ पे हुई, हाल ही में तीसरी, यानी कि थर्ड मध्य एशियाई, यानी कि सेंट्रल एशिया मध्य एशियाई बैठक जो है वो कहाँ पे हुई है, मुझे बताओगे। तो थर्ड एशियाई बिस्केक में हुई है। कहाँ पे हुई, बिस्केक। केक खाए हो आप लोग, अजी केक खाए हो आप लोग, हाँ ना। अच्छा, बिस्केक कहाँ पे है, तो किर्गिस्तान में है। बिस्केक कहाँ पे है, किर्गिस्तान में हो जाता है, किर्गिस्तान में हो जाता है। ठीक है, किर्गिस्तान में। अच्छा मुझे बताओ कि आर्य जो भारत आए थे वो मुख्य तौर पर कहाँ के निवासी थे, आर्य जो भारत आए थे वो कहाँ के निवासी थे, तो आर्य मध्य एशिया के ही निवासी माने जाते हैं। ठीक है, याद रखोगे, हाँ ना। मध्य एशिया के तहत तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। कौन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में नवाचार प्रौद्योगिकी सहयोग संगठन सीता किसने शुरू किया, UGC, DRDO, UIDAI, मुझे बताओ सीता किसने, यानी कि यहाँ पे बताओगे मुझे, बताओ। स्कीम फॉर इंटरनेशनल, यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे लिखना स्कीम फॉर इंटरनेशनल सीता, स्कीम फॉर इंटरनेशनल, यानी कि स्कीम फॉर इंटरनेशनल एंड टेक एसोसिएटेड विथ आधार, इंटरनेशनल एंड टेक एसोसिएटेड विथ आधार, क्या, विथ आधार। यानी कि यहाँ पे क्या बातें हुआ है, तो हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी योजना को लेकर के सीता किसने शुरू किया है, तो यहाँ पे स्कीम फॉर इंटरनेशनल टेक एसोसिएटेड विथ आधार, यहाँ पे ए से याद रखना UIDAI, आधार, UIDAI याद रखोगे। आधार यानी कि सूचना नवाचार एवं प्रौद्योगिकी उद्योग प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता, सीता कहने का मतलब आधार, यानी कि स्कीम फॉर इंटरनेशनल टेक एसोसिएटेड विथ आधार। स्कीम फॉर, मेरे साथ बताओगे, हाँ ना। स्कीम फॉर, सर चाय पीजिएगा, सर उर्दू में क्या लिखे थे,
अरे उर्दू में हम लिखे थे, कौन सा उर्दू में हम थोड़ी लिखे थे। अरे हमने बताया था कि भारत की 11 शास्त्रीय भाषा है, कौन कौन सा, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद पाली बताया था, एंड देन मराठी बताया था, असमिया बताया था, बंगाली बताया था, एंड देन जो है वो प्राकृत भाषा बताया था। ये 11 भाषा मैंने बताया था, याद हुआ। तो हमने ये बताया था, अरे बकलोल, तुम भी ना बकलोल ही हो, हमने बताया था कि शास्त्रीय भाषा टोटल कितने हो जाते, तो शास्त्रीय भाषा जो है वो टोटल ओवरऑल 11 थे। कौन से 11 थे, कौन कौन से, तो तमिल तेलुगु उर्दू, तमिल तेलुगु उर्दू, संस्कृत कन्नड़, उसके बाद कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। पहले जो है ये 6 भाषा था, लेकिन बाद में जो है और भी भाषा 5 जोड़ा जाता। कौन कौन सा, असमिया भाषा जोड़ा गया था, कौन सा, असमिया भाषा जोड़ा गया था, असमिया। उसके बाद कौन सा, मराठी, असामी, मराठी के बाद अगर हम बात करें बंगाली के बाद अगर हम बात करें तो और कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है प्राकृत, और प्राकृत के बाद अगर हम बात करें प्राकृत भाषा हो जाता है, एंड देन लास्ट में अगर हम बात करें तो पाली भाषा। तो ये 5 भाषा हो गया, टोटल 6 5 11 हो गया। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी थी, मुझे बताओगे, हाँ ना। मैंने कहा कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आईडी कार्ड, यहाँ पे देखना यूआईडी, भारतीय, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय यानी कि UIDAI। आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपने आधार कार्ड में जब देखोगे तो वहां पे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है इसका हो जाता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड यानी कि आईडी कार्ड, ऐसे भी कह सकते हो। तो इंडियन यानी कि UIDAI का मतलब यही होता है, आधार कार्ड से संबंधित एक संस्था है। अच्छा मुझे ये बताना, आधार कार्ड एक्ट कब आया था, आधार कार्ड एक्ट जो है वो 2016 में आया था। आधार कार्ड एक्ट कब आता है, 2016 में आता है। लेकिन एक चीज जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि आधार कार्ड एक्ट कब आया था, 2016 में। ये संवैधानिक विधि है या फिर वैधानिक विधि है, मुझे बताना। आधार कार्ड एक संवैधानिक विधि है या फिर वैधानिक विधि है। मेरा आधार मेरा पहचान, हाँ ये भी याद रख सकते हो, मेरा आधार मेरा पहचान। आधार नंबर जो है वो आधार नंबर कितने डिजिट का होता है, मुझे बताओ। आधार नंबर जो है वो कितने डिजिट का होता है, तो वो 12 डिजिट का होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा नंबर है 8400 8825, उसके बाद वहां पे ये और उसके बाद 72, ठीक है, 8400 8825 ऐसे करके हमारा आधार नंबर है। तो 448412, तो आधार नंबर का टोटल संख्या कितना होता है, 12 होता है। आधार नंबर कितने होते हैं, 12 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ना, याद रखोगे, हाँ ना। बताओ आज टोटल क्वेश्चन डील होगा, नहीं आज टोटल क्वेश्चन नहीं होगा, आज डे 1 है। एक दिन में 70 से 75 क्वेश्चन, जितना भी कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। तो आधार कार्ड, ये जो आधार कार्ड एक्ट है ये वैधानिक संस्था है या फिर हमने कहा ये एक वैधानिक संस्था हो जाता है, ना कि संवैधानिक संस्था। जिसका चर्चा संविधान में होगा वो क्या होगा, संवैधानिक संस्था होगा। जिसका चर्चा संविधान में नहीं होगा उसे हम वैधानिक संस्था कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना, तो आप इसे भी याद रख सकते हो। आईडी कार्ड नवाचार एवं तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए जो है वो सीता शुरू किया गया है। सीता का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कीम फॉर इंटरनेशनल एंड टेक एसोसिएटेड विद आधार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखना, हाल ही में ऑस्कर विजेता, अच्छा ऑस्कर विजेता कौन हो जाते हैं, तो AR रहमान हो जाते हैं। कौन, AR रहमान हो जाते हैं, ठीक है। तो AR रहमान ने कहा कि भाई ऐसा है, गूगल क्लाउड, यहाँ पे बताओ मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर आपने बता दिया तो समझ लो, है ना। सीक्रेट माउंटेन बैंड जो है ये स्टार्ट करने की बात किया, क्या, सीक्रेट माउंटेन बैंड जो है वो स्टार्ट करने की बात की है। किसके साथ, तो गूगल क्लाउड के साथ मिलकर के, किसके साथ, गूगल क्लाउड के साथ मिलकर के जो है इन्होंने कहा है कि हम स्टार्ट करेंगे। कौन, तो वो हो जाते AR रहमान। AR रहमान हमारे भारत के ऑस्कर अवार्ड विजेता भी है। अच्छा वहीं पे अगर हम बात करें तो इन्होंने और क्या, इन्होंने जो है इन्होंने कहा है कि ऐसा है भाई, हम 6 अवतार यानी कि 6 अवतार AI संचालित डिजिटल अवतार ये लाएंगे। कितने, 6
एआई संचालित एआई संचालित एआई संचालित डिजिटल डिजिटल अवतार जो है ये लाएंगे, AVATAR, एवेटर लाएंगे। क्या लाएंगे? एवेटर। अच्छा मुझे बताओ, एवेटर मूवी कितने लोगों ने देखा है? एवेटर जो हॉलीलैंड का मूवी है वो कितने लोगों ने देखा है वो? अच्छा, 6 अलग 2 संगीत शैली लाएंगे, 6 अलग और 2 संगीत शैली जो है वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इसके अलावा आपको पता होगा कि यहाँ पे एक चीज और, तो AR रहमान ने किसके साथ एसोसिएट किया है? गूगल क्लाउड के साथ। किसके लिए? सीक्रेट माउंट बैंड के लिए, सीक्रेट माउंटेन बैंड के लिए जो है इन्होंने एसोसिएट किया। किसके? सीक्रेट माउंटेन बैंड के लिए जो है वो गूगल क्लाउड के साथ एसोसिएट किया है। किसने? तो AR रहमान जो है वो करते हैं। ठीक है, याद रखोगे? हाँ ना? क्लास बफ कर रहा है क्या? क्लास बफ कर रहा है? क्लास बफ कर रहा है? बताओ मुझे, क्लास बफरिंग कर रहा है क्या? पर भाषा उर्दू नहीं होगा, ओडिया होगा, ओडिया होगा। देखना, आप देख लेना एक बार, ठीक है? बफरिंग कर रहा है क्या? ओके, चलो यहाँ पे आप ये भी बातें याद रख सकते हो। बफ कर रहा है, एक मिनट को तो। ओके, अब ठीक है, जरा देखिए, अब ठीक है क्या? ओके, यहाँ पे हाल ही में, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हाल ही में न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? बताओ। बैंकॉक बैंक नहीं हो जाएगा, ठीक है? और वहीं पे SBI भी नहीं होगा। अच्छा मुझे बताना कि RBI जो है वो RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दोगे? हाँ सर, बात कर रहा है, ज्यादा कर रहा है क्या? नॉर्मल ही कर रहा होगा, मैं ठीक करवा दूंगा। आप भी पर क्लास लो कैसे भी करके, फिर मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक है? चलो यहाँ पे बताना, ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क जो है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे बताया? ग्लोबल 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 फाइनेंस फाइनेंस के अकॉर्डिंग एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है वो किसे बताया? DBS बैंक को बताया। किसे? DBS बैंक को बताया। किसे? DBS बैंक को। यानी कि DBS बैंक को इन्होंने एकदम सुरक्षित बताया। मजबूत क्रेडिट रेटिंग है इसका। क्या है? DBS बैंक का मजबूत क्रेडिट रेटिंग है, मजबूत क्रेडिट रेटिंग है। अच्छा, मजबूत क्रेडिट रेटिंग के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरा, इसके पास जो है वो जोखिम क्षमता भी है। क्या है? जोखिम क्षमता भी है। इनके पास क्या है? जोखिम क्षमता है, यानी कि अगर मान लो कभी लॉस भी हुआ तो ये झेल सकता है। क्या? झेल सकता है। अच्छा, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाता है? इनके पास सॉलिड बैलेंस शीट है। क्या? इनके पास सॉलिड बैलेंस शीट हो जाता है, सॉलिड बैलेंस शीट हो जाता है। यहाँ पे आप याद रखोगे, सॉलिड बैलेंस शीट हो जाता है। ज्यादा बफ कर रहा है क्या मोमिन भैया? मोमिन भैया, मोमिन भैया, क्लास बफ कर रहा है क्या? बहुत ज्यादा बफ कर रहा है, बहुत ज्यादा बफ कर रहा है। ओके, बहुत ज्यादा बफ कर रहा है। क्या? हाँ, किसको 2000? हाँ कर दिया वो तो 1500 पे थोड़ी दिखेगा भी नहीं, पूरा ब्लर दिखेगा। अभी ठीक है ना? ओके, नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी करते हैं हम, ठीक है? अगर आप लोग क्वालिटी कम करके देख रहे होंगे तो इसीलिए हो रहा होगा, ठीक है? कभी कभी रुक जाता, नहीं रुकेगा, थोड़ा सा देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए। लगातार 17वीं बार जो है ये सबसे सुरक्षित बैंक है, यानी कि DBS बैंक जो है, यहाँ पे गौर से देखना, DBS बैंक ने क्या किया है? लगातार लगातार 17वीं बार, कितने बार? 17वीं बार जो है वो सुरक्षित बैंक होने का अवार्ड जीता है, ठीक है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, अगर पैसा जमा करना होगा तो कहाँ पे करोगे? तो यहीं पे करोगे, ठीक है? चलो, मजबूत क्रेडिट रेटिंग है, प्रबंधन बेहतर है, जोखिम क्षमता उठा सकता है, सॉलिड बैंक बैलेंस शीट जो है इसके पास है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप इससे भी याद रखना, DBS बैंक। अच्छा, मैं आपसे पूछूं RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को होती
हुई है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है जी? तो वर्तमान में गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। अच्छा, आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप मुझे बता सकते हो तो बताओ। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना? डीबीएस बैंक। ओके, यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश, तो पहला लैटिन अमेरिकी देश जो है वो कौन सा हो जाता है? उरुग्वे हो जाता है। ठीक है ना? उरुग्वे हो जाता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा ही दर्द से पीड़ित रहता है, कोई ऐसा बीमारी जो ठीक ना हो, जिसके कारण सम्मान पूर्वक उसे मृत्यु दिया जा सके। अच्छा, आप बताना मुझे, जीने की स्वतंत्रता यानी कि लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो कौन से आर्टिकल में चर्चा है? मैंने कहा लाइफ एंड लिबर्टी की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, आप मुझे बता सकते हो तो बताओ जल्दी से, है ना? चलो, यहाँ पे सामाजिक उदारता यानी कि गर्भपात हो गया, समलैंगिक विवाह हो गया, इन सब चीजों को जो है उरुग्वे ने क्या किया है? ऐड कर दिया है। यानी कि गर्भपात कहने का मतलब क्या होता है? जब कोई महिला चाहती है कि हम क्या करें, तो हम बच्चे ना रखें और वो प्रेग्नेंट रहे तो गर्भपात करवा सकता है। समलैंगिक विवाह यानी कि सेम लैंगिक में विवाह कर सकता है। अगर मान लीजिए समलैंगिक विवाह, आपने सुना होगा लेस्बियन का नाम, तो लेस्बियन जो होता है महिला में इंटरेस्ट रखता है, पुरुष में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, हाँ ना? चलिए, ज्यादा बफ कर रहा है, एक मिनट रुको तो मुझे देखने देना, मुझे 1 मिनट रुको, फिर मुझे देखने दो तो, ज्यादा बफ कर रहा है तो, है ना? 1 मिनट रुक जाओ। फिर बफ नहीं करना चाहिए था, फिर भी ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ एक बार मैं देख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार देख ले रहा हूँ, देखते हैं क्या कैसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब ठीक है क्या, है ना? ठीक है, चलो यहाँ पे ये भी बातें याद रखोगे, अब ठीक है? पता नहीं ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर इच्छा मृत्यु किसी को दिया जाता है तो यूथेनेसिया के थ्रू दिया जाता है। किसे? यूथेनेसिया के थ्रू जो है वो दिया जाता है। कोई लाइलाज बीमारी यानी कि लाइलाज, कोई ऐसा बीमारी जिसका वो सुधार ना हो, तो लाइलाज बीमारी हो जाता है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, असहनीय पीड़ा हो रहा है, हमने क्या कहा? हमने कहा असहनीय पीड़ा हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो वो क्या इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। तो पहला देश लैटिन अमेरिका कौन बना है? अमेरिका बना है। अच्छा, सम्मानजनक मृत्यु जो है वो देना पड़ेगा। बिल पारित किया किसने? उरुग्वे ने बिल पारित किया है। पहला लैटिन अमेरिका देश बना है जिन्होंने इस बिल को पारित किया गया। ठीक है ना? चलिए, विश्व का पहला देश कौन हो जाते हैं? नीदरलैंड जो है वो इच्छा मृत्यु को लागू किया था। विश्व का पहला देश जिन्होंने इच्छा मृत्यु को जो है वो इच्छा मृत्यु को लागू किया था, वो कौन हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं नीदरलैंड। कौन? नीदरलैंड। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। क्या? नीदरलैंड, इसे भी याद रखना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी विशेष तौर पर याद रख सकते हो। ठीक है, रुक रुक कर चल रहा है, अब बिल्कुल ठीक है। प्लीज सब सर, ठीक बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ, सही चल रहा होगा। मैंने वैसे क्वालिटी भी कम कर दिया है, तो क्वालिटी कम करने की वजह से जो है बढ़िया चल रहा होगा। 1800 पे मैंने कर दिया, अब उससे ज्यादा कम करेंगे तो पूरा ब्लर दिखने लगा, है ना? चलो, सही चल रहा है तो देखिए, नहीं चल रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम क्लास बंद कर देंगे, फिर कल देखिएगा आप लोग, बताओ, है ना? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? मैं क्लास को बंद कर दूंगा, आप इसी क्लास को कल देखेंगे, फिर उसके अलावा कुछ क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। बताओगे मुझे, है ना? चलो, अच्छा, ये जो उरुग्वे है, ये उरुग्वे कहाँ लाई करता है पता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नाम सुनो, चल रहा है? हाँ, नहीं, ठीक है, सही चल रहा है ना? अभी सही चल रहा है तो आप लोग अपने अपने मोबाइल के सही करो यार। हाँ, बफरिंग कुछ भी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। आप लोग पढ़ते रहो, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना हम क्या ही कर सकते हैं, बताओ? हम अपना सर थोड़ी फोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखना, मैंने कहा कि ये जो उरुग्वे है, ये उरुग्वे कहाँ पे लाई करता है? तो आपने ये अर्थ देखा होगा, क्या देखा होगा? आपने ये अर्थ देखा होगा, अर्थ के बीच से एक कर्क रेखा गुजरता है, सॉरी, विषुवत रेखा गुजरता है 0 डिग्री पर, और यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री जो है वो 23.5 डिग्री साउथ में है, और इसी के नीचे जो है यहाँ पे उरुग्वे है। क्या है? उरुग्वे
उरुग्वे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। तो उरुग्वे पहला लैटिन अमेरिका देश है जिन्होंने क्या किया है, तो जिन्होंने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया है। वहीं पे यूथेनेसिया के थ्रू लाइलाज बीमारी है, असहनीय पीड़ा है, इस स्थिति में उस व्यक्ति को जो है वो दिया जा सकता है ना। चलो अब यहाँ पे ये बातें क्लियर है। यहाँ पे बात करते हैं तो ये बातें याद रखना। अच्छा यहाँ पे एक चीज, हाल ही में घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार दिया गया। तो घोस्ट टाउन, यहाँ पे याद रखना घोस्ट टाउन विजिटर जो है उसके लिए यहाँ पे गौर से देखना, घोस्ट टाउन विजिटर 2025 के फोटोग्राफी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव फोटो पुरस्कार अवार्ड दिया गया है मेरिया कॉरी, विम वैन डेन या फिर सोनाली घोष या फिर लास्जुलो क्रोसना हारकोई। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा पता होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि विम वैन डेन को जो है वो दिया गया। कौन से? विम वैन डेन को जो है यह अवार्ड दिया गया। अच्छा यहीं पे एक चीज और याद रखना कि ये जो विम वैन डेन है यह घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव फोटोग्राफ पुरस्कार दिया गया। कौन सा? घोस्ट टाउन विजिटर 2025। फिर से रिपीट करना, घोस्ट टाउन विजिटर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव फोटोग्राफ अवार्ड किसे दिया गया? विम वैन डेन को। किसे? विम वैन डेन को जो है यह अवार्ड दिया जाता है। वहीं पे आप एक चीज और याद रखना कि ठीक है, यहाँ पे ये बातें क्लियर है। चलो तो इस बात को भी आप याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विम वैन डॉन को कौन सा? घोस्ट टाउन विजिटर 2025 अवार्ड दिया जाता है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? कर्नाटक में, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में? ये जो है ये राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान में जो है वो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है वो गेम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को यहाँ पे याद रख सकते हो। उसके अलावा आपको पता होगा कि ये कहाँ पे? जयपुर हो गया, जयपुर में भी आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? जयपुर में आयोजित किया गया। टोटल 7 शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारा सिटी हो जाता है, जैसे कि आप पुष्कर का नाम सुनोगे। इन सारे जगहों पर जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, अच्छा ओडिशा और कर्नाटक की बात करें, यक्षगान नृत्य जो है, यक्षगान नृत्य कहाँ का है मुझे बता सकते हो? यक्षगान नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। उत्तर प्रदेश का आपको पता होगा कि कथक नृत्य जो है यहाँ का है। पंडित बिरजू महाराज जी किस नृत्य से संबंधित हो जाती है मुझे बताओगे? हाँ ना सर, करंट इससे कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, टेंशन ना लो। करंट आराम से, कोई एप्लीकेशन से PDF निकलवाए, एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, हाँ ना। चलो कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो अच्छा यहीं पे अगर हम बात करें तो और क्या हो सकता है, तो ये बातें आप याद रखना। नेक्स्ट देखना, हाल ही में सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना कर्नल माइकल रेड्रीना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो मेडागास्कर की। और यहाँ पे जेनजेड प्रोटेस्ट हुआ है। कौन सा? जेनजेड प्रोटेस्ट हुआ है। कौन सा? जेनजेड प्रोटेस्ट जो है ये होता है। तो यहाँ पे मेडागास्कर जो है आप याद रख सकते। कौन सा? मेडागास्कर। और मेडागास्कर कहाँ पे? अफ्रीका में है। कहाँ पे? अफ्रीका में हो जाता है। तो आप इसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 का, मेडागास्कर कहाँ? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यही मेडागास्कर ही हो जाता है। मेडागास्कर यानी कि अफ्रीका। हिंद महासागर का सबसे बड़ा, हमने क्या कहा? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है यही है। ठीक है, याद रखोगे? है ना सर, क्लियर नहीं दिख रहा? अब दिखेगा, यह ऐसा ही दिखो। ठीक है, एक तो जब बफ करता तो कहते बफ कर रहा है, जब मैंने डाउन कर देता क्वालिटी तो मास्टर क्लियर नहीं दिख रहा। बताओ मैं किस खेत में जीऊँ कि नहीं? मुझे जीने दोगे कि नहीं आप लोग? हैं, जीने दोगे कि नहीं? एक तो सुबह में पूरे दिन क्लास, रात में पूरे रात क्लास, जीने देने का मन है कि नहीं? बताओ, मार दोगे? हाँ बताओ। यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट हुआ था ये बिजली और पानी के कमी के कारण हुआ था। तो जहाँ का युवा अगर जाता है, बिजली एंड पानी के कमी के कारण होता है। अच्छा ये भारत देश में भी एक चीज याद रखना, युवा जो है वो मोदी जी से खुश नहीं है। भारत देश का जो युवा है वो भी मोदी जी से खुश नहीं है। अब मोदी जी से इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि यहाँ पे युवाओं की बातों को नहीं सुना जा रहा। अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात कि पेपर लीक जो है वो हर दूसरे दिन पर आता है। मैंने कहा पेपर लीक का मामला हर दूसरे दिन पर आता है। अभी बिहार दरोगा मेंस का पेपर हुआ, उसमें भी है ना, हमने कहा बिहार दरोगा मेंस का पेपर हुआ, उसमें भी लीक होने की संभावना है। अब क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता, आइडिया एग्जैक्ट करेक्टली हमें नहीं पता, चूंकि हम मद्रसेद के एग्जाम में बिजी है इसलिए हमने बिहार
बिहार दरोगा पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात आपको ये भी पता होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ, तो वो सारी चीजों को लेकर के देश का युवा बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है ना। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप, ये बातें क्लियर है। यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे क्या होगा, तख्ता पलट हुआ है और माइकल, हमने क्या कहा, यहाँ पे कर्नल माइकल रेस्ट्रियो को जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ है, ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट देखना, हाल ही में नाजनिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन बनी है? महिला तीरंदाज जो है वो कौन बनती है, आप मुझे बता सकते हो, बताओ जल्दी से, है ना। तो वो कौन बनी है? नाजनिंग कहाँ पे होता है? नानजिंग, यहाँ पे याद रखना, नानजिंग तीरंदाजी जो है ये कहाँ पे हुआ है जी? तो ये हुआ है चाइना में। कहाँ पे हुआ? चाइना में। और चाइना में जीतने वाली पहली महिला जो है वो ज्योति सुरेखा बनी है। कौन बनी है? ज्योति सुरेखा बनी है, याद रखोगे, है ना, ज्योति सुरेखा बनी है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। दीपा कुमारी, डोला बनर्जी, अंकिता भगत, यहाँ पे ये नहीं होगा। अच्छा, ज्योति सुरेखा पहली भारतीय महिला तीरंदाज है जो कि नानजिंग तीरंदाज में मेडल जीती है। कौन सा? नानजिंग तीरंदाज में जो है वो मेडल जीती। ऐसा इसके अलावा प्यार एक धोखा है, पढ़ लो भाई, एक ही मौका है। ओ भाई साहब, गजब की बात करते हो। अच्छा, शॉटगन विश्व चैंपियनशिप ग्रीस में हुआ था। अभी अगर हम बात करें शॉटगन, यहाँ पे आप देखना, शॉटगन चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? चैंपियनशिप ये हुआ था अभी ग्रीस के एथेंस में। कहाँ पे? ग्रीस के एथेंस में हुआ था। और इसमें कौन मेडल जीता है जी? इसमें जो है वो 4 बार सिंधु, है ना, हमने क्या कहा, जोरावर सिंधु, यहाँ पे याद रखना, जोरावर सिंधु जो है इन्होंने भी अवार्ड जीता है। तो यहाँ इसने कौन सा मेडल जीता है जी? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। ये बताओ मुझे, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नानजिंग तीरंदाजी कहाँ पे होता है? चाइना में होता है। ज्योति सुरेखा जो है इन्होंने मेडल जीता है। कौन सा? तो ज्योति सुरेखा जो है वो पदक जीती है। अब आप मुझे बताओ कि ज्योति सुरेखा कौन सा पदक जीती है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीती है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जो है वो ज्योति सुरेखा जीतती है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखोगे, है ना। कौन सा? चलो, ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा। अरे हमने जो क्वेश्चन दिया है ना, आप टेंशन नहीं ले, हमने आपको क्वेश्चन दिया है ना, सुनो मेरी बातें, हमने आपको क्वेश्चन दिया है करीब करीब 2000, मतलब 450 के आसपास। आपके एग्जाम में लगभग उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ रहा है ना? रेडबुल सर, अरे रेडबुल सर, खान सर और रोशन सर पर बोलिए, हम क्या बोले बताओ। खान सर और रोशन सर दोनों बहुत अच्छे टीचर हैं। अब पता नहीं किस वजह से नहीं, वो दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। उन दोनों को अपने अपने आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए था। अब क्या है, कौन है? रोशन सर कहते हैं कि सत्य की जीत होगी, और मुझे भी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, तो सत्य की जीत ही होगी। या तो खान सर निर्दोष है, या तो हमारे रोशन सर निर्दोष है, या फिर दोनों ही निर्दोष है। अब आगे देखने की बात है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सारी चीजों को हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन और न्यायपालिका पर छोड़ दे तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो वो दोनों बातों को छोड़ देते हैं, हम लोग इधर कवर करते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन? ज्योति सुरेखा। नानजिंग तीरंदाजी कहाँ पे? चाइना में। उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीती है। ये बातें याद रखोगे, है ना। चलो, तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करें, अच्छा ये सारे क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, ये बताओ, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, है ना, बताओगे मुझे। चलो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाल ही में AFAO यानी कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे याद रखो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखोगे। यहाँ पे कौन सा स्थान है? हालांकि
FAO वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 9वां स्थान। ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें इसका, ये कहाँ पे, जकार्ता में जो इसका बैठक हुआ था, कहाँ पे, जकार्ता। अच्छा, जकार्ता के बारे में आप याद रखना। एंड देन अगर हम बात करें तो जकार्ता में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को रोम के इटली में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? 16 अक्टूबर 1945 को। कब? 1945 को रोम के इटली में इसकी स्थापना होती है। याद रखोगे, रोम के इटली में इसकी स्थापना जो है वो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में टोटल फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग कितना बताया? तो 9th नंबर पर आता है। अच्छा, अगर यहीं पे बात करें हम तो टोटल वन, यानी कि FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, 16 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे? रोम इटली में स्थापना किया गया था। कहाँ पे? रोम इटली में स्थापना किया गया था। सबसे अधिक वन कहाँ पे होता है? रूस में हो जाता है, सेकंड में। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे अधिक वन कहाँ पे है तो रूस में है। अच्छा, रूस के बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर जहाँ पे सबसे अधिक वन है वो कौन सा हो जाता है? ब्राजील हो जाता है। कौन सा स्थान हो जाता है? ब्राजील हो जाता है। अच्छा, मुझे बताना कि भारत में भी एक इसी प्रकार का संस्था है जिसका नाम है ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये कहाँ के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी किया जाता है, उत्तराखंड के देहरादून के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के देहरादून द्वारा। लेकिन FAO जो है वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट, यहाँ पे याद रखना, वैश्विक, गौर से नोट करते चलो, वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट, वन संसाधन आकलन रिपोर्ट जो है ये कितने सालों पर जारी होता है? आकलन रिपोर्ट जो है ये प्रत्येक 5 सालों पर जारी होता है। कितने सालों पर? 5 सालों पर जारी होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि FAO द्वारा वैश्विक आकलन रिपोर्ट जो है वो कितने सालों पर जारी किया जाता है? प्रत्येक 5 सालों पर जो है वो जारी किया जाता है। याद रखोगे, है ना। भारत विश्व का 2% जो है, भारत विश्व का मात्र 2% वन है, यानी कि भारत विश्व में, यानी कि विश्व में जितना वन है उसका मात्र 2% वन किसके पास है? तो भारत के पास है। किसके पास है? भारत के पास है। अच्छा, ISFR के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में? सबसे अधिक वन किस राज्य में? ISFR रिपोर्ट 2 वर्षों पर, वहीं पे वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 5 वर्षों पर। याद रखोगे, है ना। 16 अक्टूबर 1945 को रोम इटली में इसकी स्थापना किया जाता है। किसके? FAO का, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता में। पहले स्थान पे वन के अंदर जो है रूस आया है, सेकंड के अंदर कौन आ जाता है? तो ब्राजील आ जाता है। ये बातें भी क्लियर रखोगे, है ना। चलो, तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। यहाँ पे हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीक मिशन को दूतावास का दर्जा दिया? अफगानिस्तान में। मुझे बताओ, भारत और अफगानिस्तान भी सीमा साझा करता है। मुझे बताओ, अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर बाउंड्री जो है हम साझा करते हैं? हालांकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा भी है, चूंकि POK की वजह से जो है वो भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कारण भारत के साथ जो है यहाँ पे एक डुरंड रेखा भी खींचा गया है। कौन सा? डुरंड रेखा खींचा गया है। इतना ही नहीं, हमने अफगानिस्तान का संसद भवन जो है वो भी निर्माण करवा करके दिया। क्या? अफगान का हमने क्या किया? तो संसद भवन भी बना करके दिया। याद रखोगे, है ना। अफगान का हमने क्या किया? अफगानिस्तान का संसद भवन भी बना करके दिया। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी समाप्त हो गया है। कौन सा? डेमोक्रेसी जो है वो समाप्त हो गया है, और यहाँ पे जो है वो तालिबानी गवर्नमेंट लागू हो गया। कौन सा? तालिबानी गवर्नमेंट जो है वो लागू हो गया। तो कहीं ना कहीं आप इन सारे चीजों को याद रख सकते हो, है ना। चलो, ये बातें याद रखोगे, है ना। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ का, अगर हम बात करें अफगानिस्तान का विदेश मंत्री कौन है? आमिर खान। कौन हो जाता है जी? तो आमिर खान जो है ये हो जाता है। याद रखोगे, है ना। इसका विदेश मंत्री कौन है? इसका विदेश मंत्री हो जाता है आमिर खान, और इसी के द्वारा जो है यहाँ के आमिर खान, याद रखोगे, आमिर खान हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को, यानी कि
केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित तकनीकी मिशन के दूतावास को दर्जा दिया है? तो अफगानिस्तान में। वहां का विदेश मंत्री कौन हो जाता है? आमिर खान हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें भारत का विदेश मंत्री कौन है, तो भारत का विदेश मंत्री हमारा एस जयशंकर साहब जी हो जाते हैं। याद रखोगे, एस जयशंकर साहब जो है वो हो जाता है। मुझे बताओ कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, बताओगे? है ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो कौन सा युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप इससे भी याद रख सकते हो, भारतीय तकनीकी मिशन के दूतावास के रूप में दर्जा दिया गया। समझ आ रहा है? एक बार मुझे बताओ, एक बार मुझे बताना कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग बताओ, है ना? चूंकि हमने आप सभी के हाथों में ऑलरेडी करंट अफेयर दे दिया है, प्रिंट आउट हमने दे दिया है ना, बिहार स्पेशल का पीडीएफ नहीं है, आ जाएगा आज। चलो भाई, करंट अफेयर में कुछ चीज़ें याद ही करने पड़ेंगे। समझना क्या है, हम डिटेल सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसके अलावा और थोड़ी कर सकते हैं, ये भी तो सोचो। बताओ, हम तो डिटेल सॉल्यूशन ही दे सकते हैं, उसके अलावा तो और नहीं कुछ कर सकते। समझे कि नहीं? चलिए, ओके, यहाँ पे ये बातें क्लियर है। नेक्स्ट बात देखना, यहाँ पे हाल ही में प्रवासी कामगारों बंधकों में दशकों पुरानी काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था क्या होता है, यहाँ पे गौर से देखना। काफिला व्यवस्था जो है एक ऐसी व्यवस्था था जहाँ पे कोई मजदूर जाता था ना, तो मजदूर यानी कि विदेशी यानी कि बाहर से जब मजदूर जाता था तो वो वही काम करेगा जो वहाँ पे काफिला देगा। काफिला कहने का मतलब जो उसको, जो जिस दलाल के थ्रू जाएगा वो वहीं पे वो अपने मन से देश नहीं छोड़ सकता। क्या अपने देश से, अपने मन से देश नहीं छोड़ सकता है? ठीक है, तो ये भी बात है। इनके पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट दर्ज कर लिया जाता था। कौन सा पासपोर्ट जो है वो दर्ज कर लिया जाता था। इसीलिए सऊदी अरब जो है वो, सऊदी अरब ने कहा है कि काफिला व्यवस्था को समाप्त किया जाए। क्या किया जाए? काफिला व्यवस्था को जो है वो समाप्त किया जाए। ठीक है, यहाँ पे याद रखोगे, है ना? तो नियोजन द्वारा यानी कि समानांतर की व्यवस्था लागू करने की बात किया है। ठीक है, चलो यहाँ पे याद रखोगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको ये बात क्लियर हो गया, तो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आपने भारतीय संविधान में सुना होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति का, अगर मान लो किसी व्यक्ति के साथ उनके मन के विरुद्ध कार्य हो रहा है, यानी कि मान लो उसको जो काम करने गया था वो काम में मन नहीं लग रहा है, वो अपना फील्ड चेंज कर रहा है। जैसे कि मैं टीचर हूँ तो मुझे टीचिंग करने में नहीं मजा आ रहा, तो मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा। क्या करूंगा? होटल मैनेजमेंट करूंगा। तो वही बात है कि जो व्यक्ति को जो काम नहीं करना है वो काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में वर्णित है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी देश में कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जो हमें बाद में भी हेल्प करे। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 आपने सुना होगा, और इसी में कहता है कि ना आप जबरन मजदूरी करवा सकते। क्या? जबरन मजदूरी। यहाँ पे रुकना, कौन कौन सा? जबरन मजदूरी पर रोक। उसके अलावा आपको पता होगा बेगारी पर रोक, यानी कि किसी व्यक्ति से बिना पैसे का काम नहीं करवा सकते। मानव दुर्व्यापार, यानी कि मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है कि ना आप किसी व्यक्ति को खरीद सकते हैं या ना बेच सकते हैं। मानव के अंग का ना व्यापार कर सकते हैं ना खरीद सकते हैं। तो इन सब चीजों पर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 23 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, हाँ ना? क्या है, एक मिनट देखना, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, एक मिनट को, तो एक मिनट को ना सर, आप बायोलॉजी का अभिषेक सर कुछ ज़्यादा बोल रहा है सर, उनको समझा लीजिए। बिहार और पटना के बारे में गंदा गंदा बातें बोला है। बिहार कूड़ा कचरा शामिल रहता है बिहार में। ठीक है राहुल भाई, मैं देख लूँगा। ठीक है राहुल भाई, मैं देख लूँगा। ठीक है ना? सुनो सुनो मेरी बात, मैं देख लूँगा। अब सर मुझको कोई काम चाहिए जिससे मैं खर्चा कर सकूँ। अरे तुम लोग कॉपी मत करो यार। जोरावर सिंधु, हाँ जोरावर सिंधु के बारे में मैंने बताया था। सर आप भगवान हो, सर आप भगवान हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हो गया? और कुछ? और कुछ? हाँ ना? और कुछ? आप लोगों को पढ़ाई से ज्यादा ना बकवासपंती करने में मजा आते हैं, समझे? और कुछ है तो बोलो। एक बच्चा बहुत परेशान है, जॉब दिला दीजिए उनको। हाँ ठीक है, देखते हैं ना, जॉब हमारे पास खाली रहेगा तब तो। अभी तो आप एग्जाम दो आराम से, है ना?
ओ सर अभिषेक सर ऐसा भी बोलते हैं, टेंशन मत लो, मैं उनसे बात कर लूंगा, ठीक है। चलो और कुछ किसी को कहना है? सर एक एक बच्चा बहुत परेशान है, और अरे पढ़ो तो पहले, लूसेंट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अभी मद निषेध का एग्जाम है जिसकी वजह से लूसेंट बैच को हमने होल्ड किया हुआ है। और कुछ है ना? तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करना है? मुझे सर सबसे ज़्यादा सेट में करंट अफेयर्स गलती होता है। आप हमारे सेट सॉल्व करो, उसके बाद करंट अफेयर में गलती नहीं होगा, लगभग क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा करके दिए जाते हैं, ठीक है ना? चलो हो गया आप लोगों का बकवास पंथी, तो फिर हम आगे बढ़े। हो गया बकवास पंथी तो हम आगे बढ़े, है ना? चलो तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना, हाल ही में WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्ति किसे की गई है? सीमा बोहरा, प्रतिभा सिंह, साने ताकाइची या फिर अक्काई पद्म साली? मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे बताओगे? हाँ ना? चलो यहाँ पे देखना, यहाँ पे वीपो का मतलब क्या होता है? वैश्विक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स इंटेलेक्चुअल्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स बौद्धिक संपदा क्या हो जाता है? बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन हो जाता है, ठीक है? क्या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, मतलब तुम लोग नहीं सुधरोगे, ठीक है? रुक के चल रहा है तो तुम रोक लो, ठीक है ना? रुक के चल रहा है तो तुम रोक लो। पहले मजाक मस्ती कर लो, पहले तुम एग्जामिनेशन सेंटर से घूम के आ जाओ, ठीक है? पहले तुम ना एग्जामिनेशन सेंटर से घूम के आ जाओ, फिर करना पढ़ाई। यहाँ पे देखो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन हो जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, इसमें पहली भारतीय कौन है? अक्काई पद्मशाली नहीं होगा, डॉक्टर सीमा बहौस नहीं हो जाएगा, साने तकाइची नहीं, प्रतिभा सिंह जो है वो प्रतिभा सिंह हो जाएगा। तो इसके अध्यक्ष चुनी गई है। सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय महिला जो है वो जे प्रतिभा सिंह चुनी गई है। ये भी याद रखो कि दिल्ली हाई कोर्ट की पहले जस्टिस थे, क्या थे? तो प्रतिभा सिंह जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की पहले जस्टिस थे, दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस थे, ठीक है? तो आप इसे यहाँ पे याद रख सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें वीपो सलाहकार, यानी कि वीपो सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रख सकते हो, प्रतिभा सिंह के बारे में, ठीक है ना? रुको मुझे देखने दो तो। रुको मुझे देखने दो एक बार, मुझे एक बार देखने दो ना। आप लोग ना सच्ची बता रहे, आप लोग ना कभी कभी सर मेरा खा जाते हो। कितना सही चल रहा है फिर भी आप लोग, कितना मस्त चल रहा है, कितना मस्त चल रहा है, तो बकलोल कहीं का, फिर भी ना बकलोल हो बक। आप लोग नहीं सुधरने वाले हो। 26 अप्रैल को जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बात करें, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है यहाँ पे मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, आज है 5 जून, तो मुझे बताना पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पे ये बातें क्लियर होगा, यहाँ पे दिवस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट नोट करो। आज है कौन सा? 5 जून। मुझे बताओ 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जनवरी से लेकर के जून तक सारा का सारा नोट करो। जनवरी की बात करें तो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस की बात करें तो ये ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ये नोट करना। दूसरा मुझे बताना,
कि कौन सा, तो प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, प्रवासी दिवस की बात कर तो प्रवासी दिवस बताना। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा में, तो युवा दिवस कब मनाते हैं, युवा दिवस जो है वो युवा दिवस कब मनाते हैं। युवा दिवस के बाद चौथा में मुझे बताना कि थल सेना दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, थल सेना दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं। पांचवा में मुझे बताना, ये जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डे हम आपको बता रहे हैं। तो थल सेना दिवस के बाद अगर हम बात करें तो युवा दिवस हो गया, थल सेना दिवस हो गया, एंड देन अगर हम आगे बात करें तो पराक्रम दिवस सेलिब्रेट कब करते हैं, पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस के बाद अगर हम बात करें तो छठा में आप मुझे बताना कि हम संविधान दिवस जो है वो संविधान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। ये सारे के सारे ऐसे डेट है जो जनवरी महीना में आते हैं। तो यहाँ पे 5 जून को पर्यावरण दिवस, ब्रेल दिवस की बात करें तो 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, प्रवासी दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप मुझे बताओ पराक्रम दिवस जो है हम कितने किन के याद में सेलिब्रेट करते हैं, मुझे बताओगे। क्या हाल चाल, बढ़िया, और बताइए, सब बढ़िया है, खस रही है, और बताइए सब बढ़िया। ओके, एसआई का तो अभी क्लास नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस का जो है ना वो सेट चल रहा है, मदनिषेध का, ठीक है, मॉक टेस्ट बस चल रहा है। तो अगर लगाना हो तो सुबह में आ जाइएगा 5:45 में, 6 बजे से सेट स्टार्ट हो रहा है, फ्री में ही लगता है, पैसा नहीं है कुछ, ठीक है। अभी 20 जून को आएगा बिहार पुलिस का, ठीक है, अभी नया वैकेंसी आना है उसका। हम मिलते हैं हम थोड़ा सा क्लास में अभी, ठीक है भाई, ठीक। बिल्कुल आइए ना कभी, दोपहर दोपहर में कभी फ्री होकर के आइए, आराम से बैठ के बात करें, ठीक। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखना, संविधान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 25 जनवरी को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। कब, संविधान दिवस जो है वो 25 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये भी बातें आप याद रख सकते हो। 2025 का जो थीम है वो आईपी एंड म्यूजिक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो WIPO है, WIPO, इसका 2025 का थीम क्या हो जाता है, आईपी एंड म्यूजिक जो है वो म्यूजिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, हाँ ना। चलो, यहाँ पे ये भी याद ये रख सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे भारतीय नौसेना जिमैक्स 25 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ किया गया, मुझे बताओगे, हाँ ना। जीमैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे फिलीपींस के साथ, जापान के साथ, मालदीव के साथ या फिर श्रीलंका के साथ स्टार्ट किया गया है जीमैक्स, बताओगे, हाँ ना। तो यहाँ पे जीमैक्स जो है वो किसके साथ शुरू किया गया है, तो वो किया गया है जीमेक्स जापान के साथ किया गया, जापान और साथ ही साथ भारत के बीच में जो है ये युद्धाभ्यास किया गया। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। श्रीलंका के साथ कौन सा मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किया जाता है, कौन सा मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है वो श्रीलंका के साथ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखोगे। अच्छा, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ हो जाता है, तो यहाँ पे इसी के साथ। अच्छा, स्लिनेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ, तो ये भी श्रीलंका के साथ ही हो जाता है, स्लिनेक्स युद्धाभ्यास श्रीलंका के साथ है, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ ना। चलिए, अच्छा, इसके अलावा धर्म गॉर्जियन और वीर गार्जियन युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, धर्म गॉर्जियन, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो वीर गॉर्जियन युद्धाभ्यास किसके किसके साथ होता है, वीर गॉर्जियन युद्धाभ्यास, धर्म गॉर्जियन और वीर गॉर्जियन, मुझे बताओगे, हाँ ना, बताओ मुझे, हाँ ना। ओके, धर्म गॉर्जियन और वीर गॉर्जियन किसके किसके साथ होता है, मुझे बताओ। ओके, आज नेटवर्क नहीं चलेगा मुझे लगता है। सुनो मेरी बातें, सुनो मेरी बातें, सुनो मेरी बातें। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ज्यादा कर रहे हो आप, आपके तरफ से नेटवर्क खराब चल रहा है मुझे लगता है, मुझे लगता है आपके तरफ से नेटवर्क खराब चल रहा होगा, ठीक है। हमारे तरफ से तो बिल्कुल सही है, हमारे तरफ से जो है वो बिल्कुल नेटवर्क सही है, बताइए, बताओगे।
भारत और जापान के बीच में जो है ये चलता है। यहाँ पे भारत और जापान के बीच में जो है वो धर्म गौर्जन और वीर गौर्जन युद्धाभ्यास चलता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और सिलिनेक्स युद्धाभ्यास जो है ये दोनों हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो भारत का पहला अत्यधिक गरीब मुक्त राज्य कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है हमारा केरल। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि भारत का अत्यधिक गरीब मुक्त, ना यहाँ पे राशन लिया जाता है क्या, ना यहाँ पे राशन लिया जाता है। अब यहाँ पे एक बात मुझे बताना कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, मुझे एक बात बताओ 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत के सबसे अधिक साक्षरता, यहाँ पे गौर से देखना, भारत का अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, आप मुझे बताओगे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, मुझे बताओ। तो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाता है। अच्छा केरल में कितना साक्षरता है जी, 94% साक्षरता है। लेकिन सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो वो बिहार हो जाता है। और बिहार में कितना 61% साक्षरता हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गरीब मुक्त हो गया और यहाँ पे गरीबी है ही। तो गरीब मुक्त राज्य कौन है, केरल है, और बिहार गरीब से भरा हुआ राज्य। ठीक है, ये बात याद रखोगे, हाँ ना। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। 1 नवंबर 2025 को इन्होंने घोषित किया खुद को गरीब मुक्त। कब, 1 नवंबर 2025 को जो है इन्होंने खुद को गरीब मुक्त राज्य घोषित किया। क्या, गरीब मुक्त राज्य जो है इन्होंने घोषित किया। इन्होंने कहा कि ना हम राशन लेते हैं, ना हम सरकार से कोई ऐसा चीज जो हमें हेल्प करे। ठीक है, चलो चलो यहाँ पे ये बात क्लियर है। एगो दूगो जो है ना, एगो दूगो को ब्लॉक करना पड़ेगा लगता है। पर आप लाइव देखने में से अच्छा आपका पीडीएफ देख लेंगे। सत्रह नंबर क्वेश्चन गलत है। भारतीय नौसेना जिमेक्स 25 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ करेगी। जिमेक्स जापान के साथ प्रारंभ नहीं करेगी, ये बताओ मुझे। जापान के साथ प्रारंभ नहीं करेगी, गलत है, तुम गलत पढ़ लियो। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मैंने यहाँ पे संविधान दिवस लिखा दिया, यहाँ पे मतदाता दिवस लिखना, मतदाता दिवस लिखना था, सॉरी, यहाँ पे मतदाता दिवस लिखना था। और संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं मतदाता दिवस लिख रहा हूँ, वहां पे संविधान दिवस लिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, जापान से ये जिमेक्स 25 समुद्री युद्धाभ्यास जो है वो भारत और जापान के बीच में हुआ है। ठीक है ना। चलो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। ठीक है, नारा, यहाँ पे ये बातें क्लियर है। यहाँ पे आप इसे याद रखना, गरीब मुक्त जो है इन्होंने घोषित किया है। अच्छा 17 अक्टूबर को इन्होंने यहाँ पे कब, 17 अक्टूबर को गरीब उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। कब, तो गरीब उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को गरीब उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो गरीब उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकता हो। भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अच्छा आंध्र प्रदेश कौन से भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए अलग हुआ था। वहीं पे एक चीज और याद रखना, ये बातें क्लियर हो गया, हाँ ना। तो आप इसे भी याद रखना, ये जो समझ आ रहा है। अच्छा बोनालू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, बोनालू महोत्सव की बात करें तो बोनालू महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, मुझे बताओगे। बोनालू महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाएगा। कहाँ पे, तेलंगाना में जो है वो बोनालू महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा अगर हम आपसे पूछे मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है वो मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मकर विलक्कू फेस्टिवल केरल में। कहाँ पे, तो सबरीमाला मंदिर में जो है वो सबरीमाला मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे बताना कि सरहुल फेस्टिवल जो है वो सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, सरहुल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है, मुझे बताओ। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है जी,
मुझे बताओगे? हाँ ना। तो सरहुल फेस्टिवल जो है वो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। सुनो, जिनका भी जो भी लोगों को इशू है ना कि बफ कर रहा है, मैं कल से नहीं होगा, मैं पूरा सही कर दूंगा, है ना। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम क्लास बंद कर दो, मत देखो, ठीक है। ज्यादा बफ कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को लग रहा है कि क्लास बफ कर रहा है, ये बताओ। जिन लोगों को बफ कर रहा है लगता है वही मैसेज करो, वरना नहीं करो सब लोग, ठीक है। यार आप लोग तो आधा दिमाग खराब कर दियो मेरा। बफ कर रहा है, आप लोगों का नेटवर्क इशू भी तो हो सकता है, आप हम पे ही ब्लेम डाल रहे हो ना, आप पढ़ाने दे रहे हो ना कुछ कर रहे हो, हैं? पढ़ाने भी तो दो, हैं? आप लोग पढ़ाने देने का मन है कि नहीं, या फिर कोई तुम्हें भेजा है, ये बताओ, हैं? अकलोल कहीं का। तो स्टार्टिंग से ही परेशान करके मैं सोच रहा हूं कि ठीक है खराब चल रहा होगा, लेकिन फिर मैंने ठीक कर दिया, फिर भी आप लोग बोल रहे हो खराब चल रहा है, हैं? गजब बात करते हो आप लोग। एक दूगो को ब्लॉक करना पड़ेगा लगता है, मुझे लगता है। हाँ, रुको, ये जो घूमने घूमने वाला भेजता है ना, तब तो और सर दर्द करता है मेरा। गजब टोपीबाज आदमी सब हो आप लोग, हैं? गजब टोपीबाज हो। एगो को तो किए ब्लॉक, दूसरा ये है, क्या नाम है यहाँ पे, राहुल यादव है। रुको, राहुल यादव जाओ। क्या कहें हम तुम लोगों को ना, जब तक मुक्ति नहीं देंगे ना, तब तक तुम सीधे नहीं होने वाले हो, बकलोल हो तुम लोग। थोड़ा तो दिमाग नहीं लगाते हो। पूजा कुमारी, ले बहन तू भी जा। लड़कियां आजकल की, अब जो लड़की है ना वो तो और बड़ी बेवकूफ होती है, दिमाग तो होता ही नहीं है उनके पास, है। मतलब तुम लोग भी लड़के लोगों के बहकावे में आ जाते हो जी, हैं? तुम लोग भी लड़के लोगों के बहकावे में आ जाते हो, गजब बात करते हो। तुम लोगों का दिमाग मतलब थोड़ा सा नीचे घसक जाता है क्या, हैं? इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग बकवासपंती करते रहो, है ना। बताओ क्या है, 1 मिनट देखना। अ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। सर कल मेरा, ओके ठीक है, जिसको नहीं देखना है वो मत देखो। 1 मिनट रुको। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो, छोड़ो जाने दो। यहाँ पे देखो, ये बातें क्लियर है। तो हमने क्या बताया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाता है 94%, सबसे कम साक्षरता 61% हो जाता है कहाँ का, बिहार का। वहीं पे अगर हम बात करें बोनालू महोत्सव कहाँ पे, तेलंगाना में, केरल में मकर विलक्कू त्योहार सबरीमाला मंदिर में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का पहला गठन होता है। 17 अक्टूबर को गरीब उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2025 को कौन, केरल जो है खुद को गरीब मुक्त घोषित किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे भी याद रख सकते हैं ना। चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखना, यहाँ पे हाल ही में अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, मोरक्को। अच्छा एक बात बताओ, मोरक्को का यात्री एक महत्वपूर्ण फेमस व्यक्ति था। मोरक्को का यात्री आपको याद है, मोरक्को का यात्री कौन था? अरे जिसने रहेला नामक पुस्तक लिखा था, याद आया कि नहीं कुछ? मोरक्को का एक यात्री था जिसने रहेला नामक पुस्तक लिखा था। अब आप नाम मुझे बताओगे। यहाँ पे मोरक्को जो है, मोरक्को ने इस खिताब को जीता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको होस्ट किसने किया था, इसको होस्ट जो है वो चिली ने किया था। होस्ट किसने किया था, चिली जो है वो फीफा अंडर 19 यानी कि फीफा अंडर 20 यानी कि फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का जो है वो आयोजन किया था। अच्छा, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था कहाँ पे, सेंटियागो में। कौन सा जगह पे, सेंटियागो में जो है वो किया जाता है। कहाँ पे, चिली में, सेंटियागो में किया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो होस्ट चिली करता है, विजेता कौन है, मोरक्को। पहली बार इन्होंने जीता है। कौन है विजेता, कौन है विजेता, हो जाता है मोरक्को।
विजेता कौन है? मोरक्को, यानी कि पहली बार फर्स्ट टाइम जो है वो मोरक्को जीता है। कौन जीता है? मोरक्को जो है वो फर्स्ट टाइम जीता है। इससे पहले फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। उप विजेता कौन हो जाता है? अर्जेंटीना जो है वो उप विजेता हो जाता है। कौन? उप विजेता की बात करें तो उप विजेता अर्जेंटीना हो जाता है। ठीक है, उप विजेता कौन हो जाता है? अर्जेंटीना जो है वो अर्जेंटीना उप विजेता हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्डन बॉल किसे मिलता है? ओथमान मामा को। किसे? ओथमान मामा को जो है वो गोल्डन बॉल मिलता है। किसे? गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो किसे मिलता है? तो गोल्डन बॉल अवार्ड ओथमान मामा को मिलता है। किसे? मामा को। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने शू का नाम सुना होगा, यानी कि गोल्डन बूट जो है वो बेंजामिन को मिला है। किसे मिला है? गोल्डन बूट किसे मिला? तो गोल्डन बूट जो है वो बेंजामिन को मिलता है। तो यहाँ पे आप इस बात को भी याद रख सकते हो। अच्छा, बेंजामिन जो है ये कहाँ का था? तो यूएसए यानी कि अमेरिका का हो जाता है ना, यूएसए है ना, यूएसए हो जाता है। और ओथमाना मामा जो है ये कहाँ का हो जाता है? तो ये मोरक्को का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाल ही में अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व 2025 का खिताब किसने जीता है? मोरक्को ने जीता है। किसे हरा करके? अर्जेंटीना को हरा करके। किसे? अर्जेंटीना को हरा करके। अभी अभी हमने बताया था जीमैक्स युद्धाभ्यास जो है वो किसके किसके बीच में? जापान और भारत के बीच में होता है। वहीं पे हमने बताया था धर्म गॉर्जियन जो है वो धर्म गॉर्जियन युद्धाभ्यास और वीर गॉर्जियन युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो ये दोनों युद्धाभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में होता है। वहीं पे हम अगर बात करें मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, कौन सा? तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास और उसके अलावा सिलिनेक्स जो है वो सिलिनेक्स युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? बताओगे? हाँ ना, मित्र शक्ति और सिलिनेक्स युद्धाभ्यास जो है वो किसके किसके बीच में होता है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो। हाँ ना, नेक्स्ट बात देखते हैं। यहाँ पे देखना, हाल ही में वी राइज पहल किसने शुरू की है? वी राइज पहल जो है वो नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब होती है मुझे बताओगे? नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसके स्थान पे? तो 2016 मैंने लिख दिया, 2015 को होता है। किसके स्थान पे? तो योजना आयोग के स्थान पे होता है। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। अच्छा, अब तक योजना आयोग ने कितने पंचवर्षीय योजना जारी कर दिया मुझे बताओगे? कितने पंचवर्षीय योजना आज जो है वो योजना आयोग ने जारी कर दिया है ना। चलो, यहाँ पे महिला उद्यमिता मंच जो है ये लॉन्च किया गया। वी राइज मतलब महिला उद्यमिता मंच, महिला उद्यमिता मंच, उद्यमिता मंच जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, वी राइज कहने का मतलब, ठीक है, याद रखोगे, वी राइज मतलब महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से इसके अलावा महिला उद्यमी को जो है वो मजबूती मिलेगी। 100 महिला केंद्र एमएसएमई की स्थापना किया जाएगा। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस जो है इसकी स्थापना किया जाएगा करीब करीब 100। ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखोगे, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए करीब करीब 100 यानी कि 100 एमएसएमई केंद्र जो है ये खोले जाएंगे। स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 2015 को। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना जारी किया गया है। ये पंचवर्षीय योजना यानी कि योजना आयोग का कंसेप्ट हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है इसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाता है? तो अध्यक्ष वर्तमान में हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन हो जाते हैं जी? वो हो जाते हैं अशोक लाहिरी। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लाहिरी जो है वो हो जाता है। अच्छा, यहीं पे बात करें अगर हम 2025 के अकॉर्डिंग सुमन बेरी थे, लेकिन वर्तमान में अशोक लाहिरी हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सीईओ की बात करें तो पहले कौन? एसआर सुब्रमण्यम थे, लेकिन वर्तमान में चेंज हो गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वर्तमान में कौन है? निधि छिपर जो है वो हो जाते कौन? सीईओ। कौन? निधि छिपर। निधि छिपर जो है ये वर्तमान सीईओ हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताना पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है मुझे बताओगे? कपास क्रांति मिशन के लिए जो है 600 करोड़ रुपया एमएसएमई को दिया गया। महिला उद्यमिता के लिए कपास क्रांति की योजना शुरू किया गया है और इसी के तहत कपास क्रांति कौन सा? वी राइज मिशन के तहत। कौन सा? वी राइज मिशन के तहत महिलाओं को 600 करोड़ रुपया दिया गया। ये 600 का 600 करोड़ डूब जाएगा, देखना।
ठीक है, यहाँ पे कौन सा एमएसएमई के थ्रू, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के थ्रू। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये बात क्लियर है ना। अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, अशोक लाहिड़ी हो जाते हैं। सीईओ कौन है, निधि छिप्पर हो जाते हैं। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं। 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना किया जाता है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज वी राज तहत के मिशन कपास मिशन के लिए 600 करोड़ रुपया दिया गया। अच्छा, ये बात क्लियर है ना। यकीन कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, रुक रहा है, आप ना इसे कल देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो, कोई बात दिक्कत, ओके। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखना, हमें नहीं लगता कि अभी आपको कोई भी दिक्कत होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। ड्रोन पर हमने क्या कहा, ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास कहाँ शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर बता सकते हो तो बताओ जल्दी से, हाँ ना। कहाँ किया है, तो वो किया है हरियाणा में। कहाँ पे शुरू किया, हरियाणा में जो है वो शुरू किया जाता है। तो ड्रोन पर केंद्रित युद्धाभ्यास जो है वो हरियाणा में शुरू किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे याद रखोगे, हाँ ना। चलिए, पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास कहाँ शुरू किया गया, हरियाणा में शुरू किया गया है, ठीक है भाई। चलो, ये बातें क्लियर है। राजस्थान नहीं, राजस्थान में जो है वो खेलो आयोजन किया है, खेलो गेम्स का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे, हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है, तो वो तुवालू बना है। कौन बना है, तुवालू जो है वो बना है। आप लोग ना अपने बगल में करंट अफेयर के फर्रे निकाल के रखो और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है टिक करते चलो, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक कॉपी भी बगल में रखो, यहाँ पे 1 नंबर लिखो और 1 नंबर के बाद जो मैं सॉल्यूशन लिखवा रहा हूँ उससे जो है वो नोट कर लिया करो। अगर नोट कर लोगे तो इसमें आप ही के प्रॉफिट होंगे, ठीक है, हाँ ना। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो, है ना। चलिए, ये बातें क्लियर है, तो इस बात को भी याद रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, IUCN का 90वां सदस्य कौन बने हैं, तो वो बने हैं तुवालू। अच्छा, मुझे बताना कि नाटो का सदस्य क्या भारत है, भारत नाटो का सदस्य है, यस और नो, है ना। क्या भारत नाटो का सदस्य है, नहीं है। पटना उच्च न्यायालय का कौन हो जाते हैं, मीनाक्षी एमरॉय, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। कौन, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं मीनाक्षी एमरॉय। कौन, मीनाक्षी एमरॉय पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, लूसेंट का रेड बॉक्स का महा मैराथन होने वाला है संडे को, आप सभी को शायद पता होगा। संडे को कुछ पढ़ के जाना या ना जाना एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन लूसेंट जो है वो पढ़ के जरूर जाना एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। चलिए, ये बातें क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा SCO यानी कि SCO का जो है वो SCO का 10वां सदस्य कौन है जी, 10th सदस्य कौन हो जाते हैं, आप मुझे बताओगे। SCO का 10th सदस्य बताना। वहीं पे आप मुझे बताना कि ब्रिक्स का जो है वो ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन है ना। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स BRICS का 10th सदस्य कौन है। वहीं पे अगर हम आपसे पूछे, एक और महत्वपूर्ण हो जाता है, नाटो का 32वां सदस्य कौन है, नाटो का 32वां सदस्य कौन है। तो नाटो का 32वां सदस्य जो है वो स्वीडन है। कौन है, स्वीडन हो जाता है। अब आप यहाँ पे SCO का 10वां सदस्य का नाम मुझे बता सकते हो, बेलारूस और इंडोनेशिया। कौन हो जाएगा, बेलारूस और इंडोनेशिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, SCO का 10वां सदस्य बेलारूस है और उसके अलावा ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन हो जाता है। कौन, नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन हो जाता है ना। चलो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गया। चलो, तुवालू हो जाता है। यहाँ पे देखना, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो वो हो जाती है कौन, साने तकाइची नहीं हो जाएगा, प्रतिभा सिंह नहीं होगा, प्रतिभा सिंह भी नहीं होगा, शुभांगी कुलकर्णी भी होने, संता रंगा स्वामी। ये क्या है, ये एक्स क्रिकेटर है, यानी कि पहले जो है वो क्रिकेट खेलती थी, क्रिकेटर हो जाती है, ठीक है। ये पहले क्या करती थी, क्रिकेट खेलती थी, अभी जो है वो भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली
पहली महिला बनी है। कौन? संता रंगास्वामी। अच्छा, पहली महिला संता रंगास्वामी एक्स इंडियन वुमेन टीम की सदस्य थी, पहले ये टीम के तरफ से खेलती थी। उसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ का एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का जो है वो कौन हो जाती है? पीटी उषा जो है वो पीटी उषा भी शामिल हुई है। तो यहाँ पे आप इससे याद रखना। उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं आप मुझे बताओगे? है ना, बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय का न्यायाधीश डॉक्टर पिंकी आनंद को घोषित किया गया। किसे? तो बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय, यहाँ पे याद रखोगे, बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय। कौन सा न्यायालय? इसके जज जो है वो जज के रूप में किसे चुना गया? तो जज के रूप में जो है वो डॉक्टर पिंकी को चुना गया है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डॉक्टर पिंकी आनंद याद रखोगे, डॉक्टर पिंकी आनंद, है ना। लूसेंट रेड बॉक्स प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सर, करंट अफेयर्स के जैसे पहले ही पीडीएफ दे दीजिए लूसेंट रेड बॉक्स का। डॉक्टर पिंकी यादव, अरे नहीं हो सकता है, अभी बन ही रहा है। ठीक है जी, समझ आ रहा है करंट अफेयर जो पढ़ा रहे हैं वो? ये बताओ मुझे ये बताओ, पढ़ने में समझ आ रहा है ना। तो बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय के कौन हो जाते हैं जज? वो हो जाते हैं हमारे न्यायाधीश जो है वो डॉक्टर पिंकी आनंद हो जाते हैं। कौन? डॉक्टर पिंकी आनंद, है ना। चलिए, तो आप इसे भी याद रखिएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 हम एक दिन में कोशिश करेंगे कि मिनिमम 50 क्वेश्चन जरूर करवा दें, है ना। 4 दिन का करंट अफेयर्स को 100 करते, 100 नहीं होगा, आज हम 50 करवाएंगे। थोड़ा सा क्या है, एक्सप्लेनेशन करना रहता है, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे लटक जाते हैं। अब देखो 1 से 1.5 घंटा में हमने मात्र 30 क्वेश्चन करवाया, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करे तो फिर कोई फायदा नहीं। बहुत मजा आ रहा है, समझ आ रहा है ना? एक बार सच्चे दिल से बताना, ऐसा तो नहीं समझ आ रहा हो। और करंट अफेयर समझने वाली चीज नहीं, याद करने वाली चीज है। इसीलिए मैंने ना आपको कहा है कि सॉल्यूशन खुद से बनाओ, और मैंने करंट अफेयर का पीडीएफ पूरा पहले प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, करंट अफेयर समझने वाला चीज नहीं है। अब तुम कहाँ पे डॉक्टर पिंकी यादव को खोजने जाओगे? कौन सा कंसेप्ट लगाओगे कि क्या कहते हैं, बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय में जो है वो न्यायाधीश है, कैसे, कौन सा कंसेप्ट लगाओगे और याद नहीं कर लोगे? ये रट्टा मारने वाला चीज है भाई। अच्छा, कौन सा आप दिमाग लगाओगे कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की जो महिला शामिल हुई है वो पीटी उषा है? कौन सा तुम दिमाग लगाओगे? याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारने पड़ेंगे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, और मैं कह रहा हूं, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसे भी याद रखना, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो, जापान की पहली पीएम महिला कौन बनी है? जापान की पहली महिला पीएम जो है ये साने तकाइची बनी है। जापान की पहली महिला पीएम जो है वो कौन बनी है? तो वो हो जाती है साने तकाइची। कौन? साने तकाइची। यहाँ पे नेक्स्ट देखना मेरे साथ कि हाल ही में स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन किसने विकसित किया? भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावनाएं हो जाती है। तो इसको किसने बनाया है? ये भारत ने बनाया। किसने बनाया? भारत जो है ये भारत ने बनाया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व भरा समय होता है जब हम विकसित करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें नाइफिथ्रोमाइसिन जो है इसको, ये भारत का स्वदेशी यानी कि स्वदेशी एंटीबायोटिक है। क्या है? स्वदेशी एंटीबायोटिक हो जाता है, याद रखोगे, है ना। इसको किसने विकास किया है? तो इसका निर्माण जो है वो भारत ने किया है, याद रखोगे। नेफिथ्रोमाइसिन स्वदेशी एंटीबायोटिक जिसका निर्माण किसने किया? भारत ने किया है। रेड लाइन अभियान के तहत, कौन से? रेड लाइन अभियान के तहत इसका निर्माण किया है। कौन से? रेड लाइन अभियान के तहत इसका निर्माण किया है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखना। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें तो आपको एक बात और पता होगा कि यह श्वसन
संबंधी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, अच्छा श्वसन संबंधी जो है वो बीमारियों को ठीक करने के लिए जो है स्वदेशी एंटीबायोटिक भारत के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम क्या हो जाता है, नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नेफिथ्रोमाइसिन हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ ना, विश्व की पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। अगर मैं आपसे पूछूं विश्व की पहली एंटीबायोटिक कौन से हो जाती है, विश्व की पहली एंटीबायोटिक कौन से हो जाती है, एंटीबायोटिक जो है वो कौन सा हो जाता है, पेनिसिलिन हो जाता है। कौन सा, पेनिसिलिन। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखोगे। तो विश्व की पहली एंटीबायोटिक कौन सी हो जाती है, पेनिसिलिन हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें विश्व का पहला टीका किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। विश्व का पहला टीका किसने खोजा था, तो वो खोजा था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है वो खोजा जाता है। कौन सा, स्मॉल पैक्स, जिसे हम चेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, चेचक, स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। तो चेचक का टीका जो है वो खोजा गया था। तो याद रखोगे, विश्व का पहला एडवर्ड जेनर, विश्व की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हो जाता है। स्वदेशी एंटीबायोटिक भारत के रेड लाइन अभियान के तहत नेफिथ्रोमाइसिन को ढूंढा गया। किसको, नेफिथ्रोमाइसिन को ढूंढा गया। अच्छा यहाँ पे ये भी बात याद रखोगे, है ना। चलो, तो ये भी बातें काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेफिथ्रोमाइसिन, कौन, नेफिथ्रोमाइसिन जो है ये हो जाता है। अच्छा आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो डेली, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम सुल्तान जोहार कप फाइनल में कौन सा जीता है। अच्छा मैं आप सभी को बता दूं कि आने वाले 20 जून को जो है वो 20 जून को बिहार पुलिस का हमारा फाउंडेशन बैच भी आएगा ऑनलाइन में। तो आप लोगों को अगर जुड़ना हो तो आप लोग जुड़ जाना। बहुत ही मजेदार तरीके से हर एक चीज को हम कवर करवा रहे होंगे। यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जूनियर हॉकी कप जो है सुल्तान यानी कि जूनियर हॉकी हो जाता है। और जूनियर हॉकी कप में मलेशिया यानी कि तमनदया स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे, पुरुष हॉकी टीम, जूनियर पुरुष हॉकी टीम। यहाँ पे अगर हम बात करें जूनियर पुरुष हॉकी टीम, ये कहाँ पे आयोजन किया गया था, जापान में किया गया था। कहाँ पे, जापान में आयोजित किया गया था। याद रखोगे, है ना। अच्छा सॉरी, मलेशिया में, ओ शिट, जापान में नहीं, मलेशिया में किया गया था। याद रखोगे कहाँ पे आयोजित किया गया था, मलेशिया में जो है। इसका फी कितना रहेगा, वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, विजेता कौन रहा इसका, ऑस्ट्रेलिया रहा। कौन रहा, जोहार कप फाइनल का जो विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया रहा। कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया जो है इसके विजेता रहे। यहाँ पे कौन सा मेडल जीतता है, तो वो रजत पदक जीतता है। रजत पदक जो है ये जीता था, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखना, हॉकी टीम में सुल्तान जोहार कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है, तो जोहार कप जो है वो रजत पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल जीता है, ठीक है। उप विजेता कौन हो जाता है, भारत। और भारत ने कौन सा, तो सिल्वर पदक जीता है। तो भारत जो है वो भारत उप विजेता था यानी कि रनर अप टीम था। ऑस्ट्रेलिया जो है वो गोल्ड मेडल जीता है और भारत जो है वो भारत ने कौन सा, रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो आपसे कोई पूछे कि जोहार फाइनल में कौन सा पदक जीता है भारत ने, जोहार फाइनल में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो यहाँ पे कांस्य पदक जो है वो जीतता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। 2025 में एशियन, हाँ चलो, बहरीन थर्ड, ठीक है। ये सारी बातें तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, बताओ। चलिए, इन सारी चीजों को भी आप याद रखना। चलो, अच्छा आईएफए शील्ड कप जो है, आईएफए शील्ड कप 2025 यानी कि आईएफए शील्ड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा कोलकाता जो है, कोलकाता में खेला गया और इसको जीता किसने, आईएफए इंडियन फुटबॉल कप शील्ड, शील्ड कप जो है, शील्ड कप कहाँ पे, कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे, कोलकाता में जो है इसका आयोजन हुआ था। इसको जीता कौन है, कोलकाता में जिसको आयोजन हुआ था, मोहन बागान जो है वो मोहन बागान ने जीता है। कौन, मोहन बागान के द्वारा जीता गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखना। और उप विजेता कौन हो जाता है, ईस्ट बंगाल हो जाता है। उप विजेता कौन है, उप विजेता की बात करें, उप विजेता ईस्ट बंगाल हो जाता है, ठीक है। ईस्ट बंगाल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखिएगा, है ना। ओके,
यहाँ पे देखना कि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन यानी कि रामानुजन रिसर्च क्या रामानुजन रिसर्च फेलोशिप अवार्ड प्रोग्राम जो है, रामानुजन रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम कहाँ पे, तो वो स्टार्ट किया जाएगा यूके में। तो हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर के युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरुआत किया है? तो यूके के साथ मिलकर के किया है। किसके साथ? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर के किया है। युवा भारतीय वैज्ञानिक रिसर्च फेलोशिप सहायता जो है वो यूके और प्लस में भारत दोनों मिलकर के प्रारंभ किया। यूके कहने का मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जो है वो हो जाता है। ठीक है, यूके का पीएम कौन है? कीए स्टारमर। यूके की अगर हम बात करें तो यूके का अभी वर्तमान में कौन है? यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाता है जी? तो कीए स्टारमर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, यूके को मैनचेस्टर कहा जाता है। यूके को सूती वस्त्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी याद रखना कि सूती वस्त्र का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यूके को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लंदन का थेम्स यानी कि थेम्स नदी जो है वो यहीं पे बहता है। ये स्टार में, चलिए ये बातें क्लियर है। नेक्स्ट देखना आप यहाँ पे, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पोलियो दिवस जो है वो कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को जो है वो सेलिब्रेट किया गया है ना। 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि तंबाकू निषेध दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पे बताओगे? है ना, तंबाकू निषेध दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि एक महत्वपूर्ण दिवस और हो जाता है मजदूर दिवस, मुझे बताओ मजदूर। अरे, एगो लड़का जो है ना हमारे यहाँ पे ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने आता है, तो हमने फ्री में ही मॉक टेस्ट रखा है। जैसे आप लोगों को ऑनलाइन फ्री में मिलता है वैसे उन लोगों को ऑफलाइन फ्री में मिलता है। तो हमने कहा था कि भाई सेंटर नेम लिखना, तो कहता सेंटर नेम आपको पता नहीं है, आप खुद लिख लीजिएगा। हम बोले ठीक है, बढ़िया। तो हम बोले क्यों मॉक टेस्ट देने आते हो भाई जब इतना ही एटीट्यूड है? तो कहता क्या कि सर घर वाले ब्याह करना है इसीलिए। हम बोले ब्याह कैसे होगा? तो बोले कि अगर पढ़ लिख लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, सेट लगा लेंगे तो नौकरी हो जाएगा, और नौकरी हो जाएगा तो ब्याह हो जाएगा। हम बोले जाओ रे ससुरा, तुम भी गजबे हो। यहाँ पे देखना मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को जो है वो 1 मई को मनाते हैं। वहीं पे अगर हम आपसे पूछे विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है जी? विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं ये बताओ। और खेल दिवस जो है वो खेल दिवस कब सेलिब्रेट करते हो? उसके अलावा मुझे बताना हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हो? हिंदी दिवस के अलावा मद निषेध दिवस कब सेलिब्रेट करते हो? सुनो, मद निषेध दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? अच्छा, मद निषेध दिवस के अलावा अगर हम बात करें तो संविधान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी बताना। संविधान दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? मतदाता दिवस जो है वो मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सारे ऐसे दिवस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को किन के याद में सेलिब्रेट करते हैं? अभी अभी जस्ट रामानुजन जी के बारे में पढ़ा है कि अभी अभी जस्ट मैंने इसी स्लाइड में बताया है कि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू की है, तो यूके प्लस भारत। तो रामानुजन के याद में नहीं, सीवी रमन जी के याद में जो है वो विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। किस चीज के खोज करने के लिए? रमन प्रभाव खोजने के लिए। किसका? रमन प्रभाव खोजने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें खेल दिवस 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि 29 अगस्त को खेल दिवस किसके याद में सेलिब्रेट करते हैं? मुझे बताओगे किसके याद में जो हम खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं? मुझे बताओगे? हाँ ना, खेल दिवस किसके याद में सेलिब्रेट करते हैं? खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के याद में सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, वहीं पे बात करें मदनिषेध हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। मदनिषेध दिवस, भाई इसका एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि मदनिषेध दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? बताओ जल्दी से, बताओगे? भाई भयानक थक जाते, पता है आपको? आपको फील नहीं होगा लेकिन इतना थकते हैं ना, हम ही को पता है। इतना थकान हो जाता है, बॉडी एकदम कहता है ना भाई ना, नहीं हो पाएगा। फिर भी मन कहता है ना भाई थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, अच्छा रहेगा।
शरीर कहता ना थक जाएगा, वो कहता ना कि इससे जान कहता है कि मारा जाएगा, दिल कहता ना एक बार और मेहनत कर लिया जाए। चलो याद रखोगे, है ना? ओके, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दोगे, कर देना चाहिए। 26 जून को मनाया जाता, बहुत बढ़िया। कब? 26 जून को मनाया जाता। ओके, मद्य निषेध दिवस। सर, अमेरिका का एक आदमी ने भारत के झंडा को फाड़ दिया। अब क्या करे भाई, भारत का जो कूटनीति है ना, वो पता नहीं कहाँ पे है, किस किस चरम सीमा को पार कर चुका है। भारतीय कूटनीति जो है वो किस चरम सीमा को पार कर चुका है, यही नहीं पता चलता है। क्या होगा भारत का? क्या कहते हो? ओके, चलो यहाँ पे ये बात क्लियर है। तो हमने ये बताया, यहाँ पे बताना मद्य निषेध दिवस कब सेलिब्रेट करता है? 26 जून को सेलिब्रेट करता है। वहीं पे संविधान दिवस की बात करें तो संविधान दिवस 26 नवंबर को सेलिब्रेट करता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। मुझे बस इतनी सी बात बता देना, युवा दिवस जो है वो युवा दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो भारतीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। किनके याद में? तो सुभाष चंद्र बोस जी के याद में। तो यहाँ पे 24 अक्टूबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस जो है वो पोलियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें पोलियो उन्मूलन यानी कि पोलियो मुक्त भारत जो है वो कब हो गया था जी? पोलियो मुक्त भारत जो है वो वर्ष 2014 में घोषित कर दिया था। भारत ने कहा कि हम पोलियो मुक्त है। लास्ट केस 2011 में पोलियो का भारत में मिला था। ठीक है, यहाँ पे आप इससे भी याद रखना। हाल ही में भारतीय नौसेना, हमने क्या कहा? हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल CSL, क्या CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी सीधे उथले पानी यानी कि CSL सीधा उथले पानी में यानी कि सीधा उथले पानी में उथले पानी में जो है वो पनडुब्बी रहित यानी कि पनडुब्बी रोहित, पनडुब्बी मतलब समझ रहे हो, पनडुब्बी रोहित जो है ये बनाया गया है। तो वो INS माहे, कौन? INS माहे जो है ये बनाया गया। कौन? INS माहे जो है वो बनाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी को जहाज कौन सा? तो टोटल 8 है। हालांकि अब टोटल कितने? CSL, अगर हम CSL की बात करें तो क्या हो जाता है? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। तो यहाँ पे ये कंपनी का नाम है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड जो है LTD याद रखना। तो इन्होंने क्या बनाया? सीधा उथले पनडुब्बी जो है सीधे उथले पानी में तैरने वाला पनडुब्बी रोधी यानी कि पनडुब्बी रोधी INS माहे को बनाया। टोटल कितने बनाया? 8 बनाए। कितने? टोटल 8 INS माहे बनाया है। ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पे ये बात क्लियर है ना? चलो, तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखना, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन हो जाते हैं? राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? आप मुझे बताओगे? हरिंद्र बोवेजा नहीं, राज शुक्ला जी हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि राजकुमार शुक्ला जी जो है, अच्छा महात्मा गांधी जी को किसने इनवाइट किया था बिहार आने के लिए? महात्मा गांधी जी को किसने इनवाइट किया था बिहार आने के लिए? मुझे बताओगे? हाँ ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या किया? इसको लॉन्च किया है। तो राज शुक्ला जी ने लिखा है, राज शुक्ला जी ने जो है वो लिखा है। और लिखने के बाद जो है इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो न्यू दिल्ली में जो है वो लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। यहाँ पे याद रखोगे, राजनाथ सिंह के द्वारा। अच्छा, पुस्तक का क्या नाम है? तो सिविल मिलिट्री फ्यूजन। क्या? सिविल मिलिट्री फ्यूजन। लेखक लेफ्टिनेंट जनरल राजकुमार शुक्ला हो जाता है। सिविल मिलिट्री फ्यूजन नामक पुस्तक लिखा है, याद रखोगे? सिविल मिलिट्री फ्यूजन, सिविल मिलिट्री फ्यूजन जो है इन्होंने लिखा है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रखना। और इसे जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन जो लिखा गया है, तो इसी में एक चीज याद रखना, किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट जनरल राजकुमार शुक्ला, राज शुक्ला के द्वारा। नेक्स्ट बताना, हाल ही में यूरोपियन संघ के मानवाधिकार सम्मान राखा रोब पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? माजिया अमागवेली, मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। कौन सा नोबेल प्राइज? तो शांति का नोबेल प्राइज जो है इसे मिलता है।
अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि इन्होंने अपना नोबेल प्राइज किसे जा करके दे दिया, व्हाइट हाउस में। अपना नोबेल पुरस्कार जो है वो व्हाइट हाउस में किसे दे दिया, है ना। तो यहाँ पे याद रखोगे, यहाँ पे हमने कहा साखरोवा पुरस्कार 2025, यानी कि साखरोवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1988 में हुआ था। यहाँ पे याद रखना साखरोवा, कौन सा, साखरोवा अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2000 कब हुई थी ये, 1988 ईस्वी में जो है वो स्टार्ट होती है। कब, 1988 ईस्वी में स्टार्ट होता है। वहीं पे इसके साथ साथ जो है वो 50,000, क्या 50,000 यूरो भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, 50,000 यूरो जो है वो भी दिया जाता है इस अवार्ड के साथ। 1988 में ये स्टार्ट हुआ था, इसके साथ 50,000 यूरो भी दिया जाता है। ये जो है आंद्रेज पोकजोबुत और माजिया अमागदुबेली जो है इन दोनों को मिला है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हाल ही में यूरोपीय संघ में मानवाधिकार सम्मान साखरोवा पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया, तो आंद्रेज पोकजोबुत और माजिया अमदाबेली, यानी कि साखरोव अवार्ड 1988 में प्रारंभ होता है। इसके साथ साथ 50,000 यूरो भी दिया जाता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, आंद्रे सोखराव को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, कहाँ का, यूरोप का, यानी कि हमने कहा सोवियत संघ रूस का जो है इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, ये जो मारिया कोरिना है इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, कहाँ का, वेनेजुएला का। कहाँ का जी, ये वेनेजुएला की है, ठीक है। अच्छा, वेनेजुएला की है और इनके प्रेसिडेंट को जो है वो उठा करके ले गया डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने कहा कि आप शांति के प्रतीक है और उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार रिटर्न की, ठीक है ना। चलो, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो आप इसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे बताना, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया। अच्छा, अगर हम बात करें बिहार में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, आप मुझे बता सकते हो तो बताओ। बिहार में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, आप मुझे बताओगे तो बताओ, जल्दी से मुझे बताओगे, हाँ ना। तो यहाँ पे बिहार में नेशनल पार्क की संख्या जो है टोटल 1 हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो सारंडा जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है कि भाई ऐसा करो, यहाँ पे देखना गौर से, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है कि भाई ऐसा करो, झारखंड में जो है ये क्या, सारंडा जंगल वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तेजी से विकास हो रहा है, खनन अधिक हो रहा है, जंगल का एरिया कम होता है। झारखंड का जो है वो तेजी से विकास हो रहा है, विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, तेजी से विकास हो रहा है और तेजी से विकास के नाम पर जो है कुछ नहीं हो रहा है। खनन जो है वो खनन ज्यादा हो रहा है और जंगल जो है वो जंगल कम हो रहा है। क्या हो रहा है, जंगल कम हो रहा है। तो आप इस बात को भी याद रख सकते हो। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो 2000 परिस्थिति के अंदर जो है इन्होंने यह फैसला सुना है। अच्छा, एनजीटी के बारे में आपको पता होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है और इन्होंने जो है वो 2000 में, पर मॉक टेस्ट में 25-30 आ रहा है, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, 25-30 आ रहा है तो सिलेक्शन कैसे लोगे जी, बहुत मुश्किल है फिर। छत्तीसगढ़, ये झारखंड हो गया। अच्छा, सरहुल फेस्टिवल और ईंटखोरी फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, सरहुल फेस्टिवल और ईंटखोरी फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, मुझे बता सकते हो, बताओ। सरहुल फेस्टिवल और ईंटखोरी फेस्टिवल जो है वो दोनों के दोनों कहाँ पे मनाते हैं, आप मुझे बता सकते हो तो बताओगे जल्दी, है ना। सरहुल फेस्टिवल और ईंटखोरी फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, मैं जो बातें बता रहा हूँ उस बात को सुनो एक बार ना सभी लोग सेशन को। अच्छा हाँ, लूसेंट का रेड बॉक्स का मैराथन है रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर के, सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट का होगा। तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, तो सरहुल फेस्टिवल जो है यहीं पे मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताओ, हरेली फेस्टिवल कहाँ पे, हरेली छत्तीसगढ़ में, हरेली, हरेली कहाँ पे, हरेली छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे। अच्छा, मुझे बताना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है जी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो हो जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ओडिशा की बात करें, उड़ी चील यानी कि चिल्का लेक कहाँ पे, ओडिशा में। चिल्का लेक कहाँ पे हो जाता है, ओडिशा में हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस बात को याद रखोगे, हाँ ना। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देना।
उड़ी चील, यानी कि उड़ी चील जो है, यानी कि उड़ीसा में जो है वो चिल्का लेक हो जाता है। कौन सा? चिल्का लेक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे जो है सुंदरवन नेशनल पार्क है। कौन सा? सुंदरवन नेशनल पार्क यहीं पे हो जाता है। और ये सुंदरवन नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे भारत का सेकेंड सबसे अधिक टाइगर रहता है। क्या? सबसे अधिक टाइगर रहता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जल्दापारा नेशनल पार्क जो है यहीं पे है। जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पे? यहीं पे है। मुझे बस दो क्वेश्चन का आंसर देना कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है। और दूसरी बात मुझे बताना कि काजीरंगा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? बताओगे? है ना? इन दोनों के बारे में आप मुझे बताओ, बताओगे जल्दी से? है ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे हो जाता है? ये उत्तराखंड में हो जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? लाओ, पीडीआर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर आप मुझे बता सकते हैं, तो ये बताइए। है ना? बताओगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे मलेशिया में जो है वो हाल ही में 22वां, हमने क्या कहा, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है। कौन सा? आसियान भारत शिखर सम्मेलन। आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है वो हुआ है। शिखर सम्मेलन हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हो। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो मलेशिया में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे? मलेशिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस बात को भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखना कि हाल ही में 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल हुई? दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल हुई? अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में जो है दरबार मूव परंपरा जो है वो बहाल हुई है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, दरबार मूव 1872 में डोगरा शासक गुलाब सिंह के द्वारा जो है वो लाया जाता है। दरबार मूव किसके द्वारा? तो 1872 में डोगरा शासक, यहाँ पे गौर से देखना, डोगरा शासक गुलाब सिंह, यहाँ पे याद रखोगे किसके द्वारा? डोगरा शासक गुलाब सिंह के द्वारा जो है इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। हाँ? डोगरा शासक गुलाब सिंह के द्वारा जो है इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना? गुलाब सिंह के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना। है ना? चलो, यहाँ पे सर्दी में ये जम्मू पे चले जाते थे और गर्मी में ये कश्मीर में चले आते थे। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। यहाँ पे दरबार मूल परंपरा बहाल हुई, तो जम्मू कश्मीर में। सर्दियों में जो है ये, सर्दियों में कहाँ चले जाते थे? तो सर्दियों में जो है ये चले आते थे जम्मू, और गर्मियों में जो है ये कश्मीर चले आता करते थे। कौन? तो डोगरा शासक गुलाब सिंह जो है वो। ठीक है। अरे बाप रे बाप, बफ करने लगा क्या? बफ करने लगा है? बफ करने लगा? मुझे बताओ, बफ करने लगा क्या? ओके, मुझे बताओ अभी तक में कितना क्वेश्चन सही किया आपने? क्वेश्चन नंबर 33 तक में कितना क्वेश्चन सही किया बताओ मुझे। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग हो जाता है। ठीक है, चलो। 2025 में सीएम कौन बना है? उमर अब्दुल्ला जो है वो बना। कौन? उमर अब्दुल्ला बना। आठ। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप इसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34, हाल ही में 50 वर्षों के बाद किस राज्य में बरन वापार अभ्यारण्य में काले हिरण की चमत्कारिक वापसी हुई है? क्वेश्चन नंबर 34 का आप करेक्ट आंसर बताना। छत्तीसगढ़। और सुनो, ये क्वेश्चन मैं आज भर जो है, ये क्वेश्चन सुनो, मेरी बातें सुनना। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आज भर मैं यहाँ तक करवा दे रहा हूँ। कल से जो है मैं इसी से आगे जो है वो सारी चीजें कवर करवा दूंगा। ठीक है, मेरी बातें मानना। मैं आप सभी का करीब आज 2 घंटे का सेशन लिया, कल से जो है 2.5-3 घंटे का सेशन ले करके मैं कोशिश करूंगा कि पर डे 100 क्वेश्चन करके कवर कर दूं। 2 से 3 दिन में आपके कवर हो जाएंगे, और मैं कल से जो है वही उसी टाइप से मैं रोज मैराथन लेते चला जाऊंगा। ठीक है ना? है ना? बताओ मुझे ये बताना कि सबसे पहले तो सेशन
चल मुझे बताओ, समझ आया? समझाने कम, याद करवाने वाला चीज ज्यादा है, तो मैं याद करवाने पर ज्यादा फोकस दूंगा कल से। और आज भी मैंने कोशिश किया है कि आपको याद करवाए। टोटल 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताना मुझे, और ये बताना समझ आया यस और नो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और हाँ, सभी प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। प्रिंट आउट कितने लोगों ने निकाला था? हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? अरे बाप रे बाप, क्लास खत्म होते होते ना मुझे लगता है सब कुछ धीरे धीरे खराब होने लगता, समझे? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रहा है? साउंड प्रॉब्लम, अभी नहीं जा रहा आवाज? सुनो, एक बार ना कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर बताना कि कैसा लगा सेशन, समझ आया कि नहीं आया। बाद बाकी कल से मैं 2.5-3 घंटे का डेली सेशन लिया करूंगा। और आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना, और प्रिंट आउट निकलवा करके जिस तरीके से मैंने बोला है उसी तरीके से 8 बजे से कल से जो है वो 2.5-3 घंटे का डेली सेशन लेकर के मैं इसे कवर करवा दूंगा। करीब मैंने 400 के आसपास MCQ दिया है। अब ये वाला देखो, हमने जब लिखा है VVI, तो VVI कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा। करंट अफेयर्स के फर्रे मोस्ट VVI 400 MCQ, ये हमारा हो जाता है, ठीक है, हाँ ना? ये हमारा है। आप एक बार पढ़िए, बहुत सारा क्वेश्चन सीधे हूबहू देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, या फिर आप सेट वगैरह जहाँ कहीं भी लगा रहे होंगे वहाँ पे आराम से। और मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो बहुत ही अलग लेवल का मैं बता रहा हूँ, समझे? हाँ ना? मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो बहुत ही अलग लेवल का बता रहा हूँ, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, हाँ ना? चलिए, हम निकलवा लिए, बहुत बढ़िया। आप निकलवा लिए हैं तो बहुत अच्छा काम किया, है ना? 99 का माइक है, अरे भाई साहब 30,000 का माइक है भाई। चलिए, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, सभी लोग PDF निकलवा लोगे? एक बार जल्दी से बताओ, PDF निकलवा लोगे, हाँ ना? और हो तो एप्लीके प्ले स्टोर पर जा करके हमारे दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन को रेटिंग जरूर कर देना, और 2 शब्द हमारे लिए भी लिखने का मन हो तो लिख देना। बाद बाकी हम आप सभी के लिए जितना हर संभव प्रयास हो सके उतना हम करते हैं। बाद बाकी आज के लिए इतना ही। अभी ये PDF जो हमने पढ़ा है वो टेलीग्राम पर सॉल्यूशन वाला डाल दे रहे हैं, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। आप अपने माता पिता को नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा कि हमें भी आशीर्वाद दे, ताकि हम भी आप सभी को, आप सभी की तरह तरक्की करते रहे। जय, ठीक है? चलिए।